देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BANS183 पर्यटन मनोविज्ञान की हम लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसका पहला चैप्टर देखेंगे। और जो हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा, पर्यटन का परिचय, जिसमें हम खास तौर से देखेंगे पर्यटन मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे पर्यटन के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक चीज बता दूं, एग्जाम 50 नंबर का होता है, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन तो करना ही होगा। ठीक है, और हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर से लगभग एक आधा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और एक बात रखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वही लगभग 2.5-3 पेज लिखना पड़ेगा, उतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम सिर्फ इसका मात्र 2 घंटे का ही होता है। ठीक है, तो चलिएगा इसका हम लोग देखते हैं जो जो इसमें रहेगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि पर्यटन की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, पता होना। देखो, पर्यटन का एक लंबा इतिहास है, यानी अगर हम पर्यटन यानी जिसको हम बोलते भाई टूरिज्म, ठीक है, तो पर्यटन का एक लंबा इतिहास है और मानव जाति की संस्कृतियों में व्याप्त है। यानी मानव का कोई भी समाज रहा होगा तो वहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पर्यटन हमें हर जगह पर दिखाई देता है। भाई हर जगह, हर समय का जो समाज है या जो सोसाइटी है, उसमें पर्यटन तो होता ही होता है। भाई देखा होगा ना, उसमें लोग भाई एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, वो तो होता ही रहता है। समकालीन लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य कह सकते हैं कि पर्यटन है। दुनिया के प्रमुख उद्योगों में से और विकासशील देश कई राष्ट्रों के लिए एक विकास का संसाधन भी है। देखो, बहुत सारे जो देश हैं उसमें जो आय का मुख्य जरिया है या जो इनकम का जो मुख्य जरिया है, क्या होता है, पर्यटन ही होता है। कि उस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग घूमने फिरने आते हैं और उससे कह सकते हैं कि भाई मेरे एक अर्थव्यवस्था बनती है, होता ही है। जिसे अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी, जो पूरी अर्थव्यवस्था, जो पैसा उस देश को आय होती है, वो पर्यटन के जरिए ही होती है। पर्यटन का मतलब क्या है कि अवकाश का समय, विवेकाधीन आय, सकारात्मक स्थानीय संस्कृति। यानी पर्यटन व्यक्ति क्या करता है, भाई पर्यटन में 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो आपके पास समय होना चाहिए पर्यटन करने के लिए, और दूसरा आय मतलब पूंजी, पैसा। भाई पर्यटन करने के लिए यानी कह सकते हैं घूमने फिरने के लिए हमें 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहला जरूरी है भाई आपके पास समय हो, टाइम हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। भाई पैसा होगा तभी तो कहीं घूमने फिरने जाएंगे, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो पैसा तो लगता ही लगता है। ठीक है, स्मिथ के अनुसार किसी व्यक्ति के पास समय और विवेकाधीन आय, 2 चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यटन के लिए या पर्यटन करने के लिए। आपके पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए, और दूसरी चीज आपके पास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए भाई समय। पैसा और समय रहेगा तभी आप पर्यटन कर पाएंगे। यानी भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन आदि जैसे व्यक्तिगत आवश्यक वस्तुओं के लिए आवश्यक आय नहीं है। पर्यटन के पक्ष में सकारात्मक संस्कृति स्वीकृत एक व्यक्ति, यानी करेंगे पर्यटन में अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई आय बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आय नहीं है, यानी पैसा नहीं है, धन नहीं है, सोर्स नहीं है, तो आप कोई भी पर्यटन नहीं कर पाओगे। आप लोग देखते हो ना भाई, जिसके पास पैसा नहीं कोई पर्यटन कर सकता है। ठीक है, पर्यटन के 4 तत्व होते हैं, जैसे पर्यटन की मांग, पर्यटन मध्यस्थ, गंतव्य प्रभाव और पर्यटन की सीमा। ये कह सकते हैं कि पर्यटन में हमें 4 चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पर्यटन की मांग का मतलब होता है कि आप डिमांड है कि भाई आपको कहीं पर घूमने फिरने जाना है, पर्यटन में होगा। पर्यटन मध्यस्थता होती है, जो एक प्रकार से आपको घूमने फिरने में भूमिका निभाता है, जिसे ट्रेवल एजेंट होगा, जैसे आप लोग जहाँ टिकट उकट कराते हैं आने जाने के लिए। गंतव्य प्रभाव, भाई आप घूमने फिरने जाते हैं उसका भी प्रभाव आप पर पड़ता ही पड़ता है। अगर आप कहीं पर्यटन करने जाएंगे तो उसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। देखो होगा ना, कहीं पर भी अगर आप घूमने फिरने जाते हैं तो लिमिटेशन होती है, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करना क्या नहीं करना है। अब दूसरे हम लोग बात करेंगे कि पर्यटन मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है, इसका इतिहास क्या रहा। देखिएगा, पर्यटन मनोविज्ञान जो कि 1960-70 के दशक में अध्ययन के रूप में एक अलग विषय के रूप में कह सकते हैं, जो पर्यटन मनोविज्ञान है 1960 या 1970 में जाकर के कह सकते हैं कि एक अलग विषय के रूप में कह सकते हैं इसका पठन पाठन का काम शुरू हुआ। यानी 1970
और 1960-70 के दौर में पर्यटन एक अलग विषय बिना। अकादमिक और व्यवहारिक मनोविज्ञान दोनों में अपेक्षाकृत नई शाखा, यानी कह सकते हैं जो पर्यटन मनोविज्ञान है वो एकेडमिक रूप से यानी सिलेबस में पढ़ाया जाने लगा 1960-70 में आकर के एक सब्जेक्ट के रूप में। पर्यटन मानव शास्त्रीय अध्ययन 1970-1980 के दशक में प्रभावशाली रूप से शुरू हुआ, यानी कह सकते हैं 1970-1980 में पर्यटन जो मनोविज्ञान है उसका अध्ययन या उसकी कह सकते हैं स्टडी जो है पढ़ाई शुरू हुई। वेलन स्मिथ, मैकलम, डेनिस नेल्सन या कोहेन अन्य ने अपनी योगदान इस क्षेत्र में दी, यानी कैसे ऐसे लोग हैं जिनका कह सकते हैं जैसे अगर मैं बात करूं जैसे भाई जैसे डेनिसे हैं, स्मिथ हैं, मैकलम है, ठीक है, या कोहेन है, इन लोगों ने कह सकते हैं कि पर्यटन मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने में कह सकते कि इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। पहले पर्यटन मनोविज्ञान इन विषयों की जांच करने के लिए अनुत्सुक हो सकते थे क्योंकि पर्यटन मानव शास्त्रियों ने खुद को करीब माना, यानी कह सकते पर्यटन मनोविज्ञान पहले जो था वो अलग विषय के रूप में, अलग सब्जेक्ट के रूप में इसकी पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन कह सकते कि 1960-1970 के दौर में जाकर के पर्यटन जो था वह एक अलग विषय बना और इसकी कह सकते कि एक अलग विषय के रूप में इसकी पढ़ाई की जाने लगी। पर्याप्त मानव शास्त्रीय वैधता हासिल करने और कह सकते हैं द एनालिसिस ऑफ टूरिज्म रिसर्च जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन के बाद पर्यटन मनोविज्ञान यानी पहलुओं और विषयों को शामिल करता है, यानी कह सकते हैं पर्यटन मनोविज्ञान में जैसे जैसे शोध हुआ, जैसे जैसे रिसर्च हुआ, वैसे कह सकते हैं कि पर्यटन मनोविज्ञान एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में धीरे धीरे कह सकते हैं कि यह स्थापित होता चला गया। 1992 में कह सकते हैं, यानी 1992 में कह सकते हैं ग्रैबन ने पर्यटन को पलायनवाद या आनंद चाहने वाले यंत्र के रूप में देखा। 1970 में नैसे का काम पर्यटन और मेजबानी की आबादी के रूप में रहा, यानी कह सकते कि जैसे जैसे इसमें शोध होते रहे, जैसे जैसे इसमें रिसर्च होते रहे, वैसे वैसे कह सकते कि जो पर्यटन मनोविज्ञान है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। यानी पर्यटन मनोविज्ञान में भाई पर्यटन में देखो जब हम लोग भाई घूमने फिरने जाते हैं तो उसमें आनंद की चाह रखने वाला तंत्र, यानी कह सकते 1982 में आकर के पर्यटन को ऐसा बनाया गया कि पर्यटन लोग क्यों करते भाई, घूमते फिरते लोग क्यों ज्यादा, क्योंकि वह क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। जब हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते तो यही चाहते हैं ना भाई, मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए हम लोगों को ना, तभी तो हम लोग घूमना फिरना करते हैं, नहीं तो कहाँ कौन करेगा आदमी। तो भाई हम लोग जो घूमना फिरना करते हैं किसकी तलाश में करते हैं, आनंद की तलाश में, यानी हम लोगों को मजा आना चाहिए। 1977 में जाकर के कहते हैं पर्यटन में पर्यटक और मेजबान जैसे शब्दों को जोड़ा गया, यानी मेजबान का मतलब यानी जैसे आप लोग कहीं घूमने फिरने गए तो आप मेहमान हो जाते हैं और जहां आप घूमने फिरने गए वहां के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, मेजबान कहते हैं। तो इस रूप में कह सकते कि पर्यटन जो विषय था या पर्यटन जो सब्जेक्ट था उसकी शुरुआत यानी मेजबान और मेहमान शब्द के रूप में कह सकते इसकी धीरे धीरे शुरुआत होती चली गई। 1990 हो, 1994, 1996 या 1988 में नए नए रिसर्च या शोधों के जरिए कह सकते हैं कि पर्यटन मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित होने में कई सारे लोगों का योगदान हमें दिखाई देता है। देखो मानव विज्ञान की तर्क पर व्यवसाय की बजाय पर्यटन को लोगों के विश्लेषण में दिलचस्पी होनी चाहिए। देखो पर्यटन क्या है, पर्यटन भाई एक लोगों को व्यवसाय भी देता ना भाई, अगर एक प्रकार से ज्यादा लोग घूमने फिरने आएंगे तो कह सकते हैं यह व्यवसाय के रूप में, यानी एक व्यवसाय भी हो सकता है और इससे आय भी हो सकती है। पर्यटन जो मनोविज्ञान है आज वैश्विक दुनिया में बड़े ढांचे के भीतर आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक क्षेत्रों की पहचान, महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान, यानी कह सकते हैं कि आज जो पर्यटन है वह पूरी दुनिया में चाहे आर्थिक हो, चाहे पर्यावरण एनवायरमेंट के हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, इसका एक बड़ा योगदान है। पर्यटन मनोविज्ञान कह सकते हैं कि अपनी गहराई और अपनी गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण के साथ मानव गतिशीलता और पर्यटन के लिए अद्वितीय है। यानी कह सकते हैं कि आज जो जिस पर्यटन मनोविज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें काफी गहराई है, क्योंकि एक विषय के रूप में
एक सब्जेक्ट के रूप में अगर हम लोग पर्यटन की बात करें तो काफी इसमें गहराई हमें दिखाई देती है कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं और कह सकते हैं आने वाले समय में इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च या जो शोध हो रहे हैं या जो शोध होने की संभावना है वह कह सकते हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिखाई देती है या देखने को मिलती है। अगर मैं पर्यटन की बात कहूं, वर्तमान की अगर बात कहूं, प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो पर्यटन जो है मनोविज्ञानी सोच है। पर्यटन बहुत ही जटिल है, इसलिए इसमें कई मुद्दों के साथ यानी कह सकते पर्यटन में बहुत सारी चीजें आती हैं और सभी चीजों को यानी कह सकते कि सभी चीजों को हमें एक साथ यानी कंबाइन करके या एक साथ करके इनको जरूरत है पढ़ाने की या पढ़ने की। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो पर्यटन संस्कृति के प्रभाव की आवश्यकता यानी भाई इसमें सांस्कृतिक चीजें बहुत होती है यानी जो हमारा कल्चर होता है उसमें पर्यटन की बड़ी भूमिका है। साथ ही पर्यटक को आकार पाने वाले स्थानीय वैश्विक संबंधों की गहरी समझ है पर्यटन में। देखो करें भाई जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता है, जैसे भाई एक देश में दूसरे देश के लोग जब घूमने फिरने आते हैं तो इससे कह सकते हैं कि एक देश के संबंध दूसरे देश के साथ संबंध जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बेहतर बनते हैं। समझ रहे हैं? पर्यटन की प्रकृति और समाज की संरचना पर इसके प्रभाव का अधिक जानकारी रखने के लिए मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण यानी कह सकते हैं कि पर्यटन को बेहतर तरीके से अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो समाज और पर्यटन का नेचर क्या है, पर्यटन की प्रकृति क्या है, इसको समझना हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो पर्यटन का इतिहास आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पर्यटन के प्रभाव इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो भाई किसी भी चीज का जो प्रभाव है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का पड़ता है। भाई पर्यटन होने से या पर्यटन के बढ़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम लोग पर्यटन के प्रभाव की बात करें तो सबसे ज्यादा पर्यटन का जो प्रभाव पड़ता है वो आर्थिक खूब पड़ता है। भाई आर्थिक रूप से जैसे मान लो कि भारत में अगर लोग ज्यादा से ज्यादा घूमने फिरने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पर्यटन बढ़ेगा तो आर्थिक लाभ बहुत होगा। भाई एक तो मान लो विदेशी लोग भारत में घूमने आ रहे हैं या पर्यटन बढ़ेगा तो क्या होगा, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई कोई होटल खोल लेगा, कोई दुकान खोल लेगा, ठीक है, इस प्रकार की यानी रोजगार बढ़ता पर्यटन से। दूसरा सरकार को या राज्य को भी लाभ होता है यानी पर्यटन से। भाई आर्थिक रूप से अगर आप देखेंगे तो जो वहां की सरकार होगी, ठीक है, जैसे भारत में अगर पर्यटन बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए ताजमहल को देखने में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ताजमहल को देखने में जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे इससे हम कह सकते हैं कि जो पर्यटन है वह काफी बढ़ेगा। ये सकारात्मक परिणाम है कि सरकार को इनकम बहुत होगी, राज्य को। दूसरा रोजगार बढ़ेगा। क्या होगा भाई, रोजगार। हो सकता है कि पर्यटन में कोई टूरिस्ट जो लोग आ रहे हैं, कोई भाई उनको गाड़ी में ला रहा ले जा रहा है, किसी ने होटल खोल रखा है, किसी ने दुकान खोल रखी है, ठीक है, या कह सकते कोई गाइड के रूप में यानी पर्यटकों को उनको चीजों को बताने में समझाने में काम कर रहा। तो आर्थिक परिणाम पर्यटन के सबसे ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। यानी कहते हैं कि भाई अगर पर्यटन कहीं पर बढ़ेगा तो वहां पर बेरोजगारी कम हो सकती है और कृषि बाकी चीजें, धन जो है बड़ी मात्रा में उन जगहों पर या उन चीजों में हमें आता हुआ दिखाई देता है। यानी कह सकते हैं कि आर्थिक लाभ यानी पैसे का लाभ पर्यटन में बड़ा दिखाई देता है। वहां के आसपास के लोगों को इनकम ज्यादा जनरेट होने लग जाएगी। भाई आसपास के लोग अगर जैसे मान लो आपके इलाके में लोग खूब घूमने फिरने आ रहे हैं तो आपको इस प्रकार का लाभ बहुत हो सकता है, फायदा बहुत होगा। भाई आप दुकान खोल सकते हैं, आप होटल खोल सकते हैं, इनकम हो जाएगी। बाकी पर्यटन बढ़ेगा तो सरकार को कह सकते हैं कि सरकार को भी एक बड़ा फायदा होता है, यानी आर्थिक लाभ पर्यटन के हमें ज्यादा। सामाजिक लाभ भी पर्यटन का बहुत होता है। पर्यटन का सामाजिक लाभ क्या होगा कि भाई आपके इलाके में जब अलग अलग लोग घूमने आएंगे तो उन लोगों पर आपके यहाँ का खान पान, रहन सहन, उसका प्रभाव उन लोगों को प्रभावित कर सकता है। और आपका जो खान पान है, जो रहन सहन है, जो आपकी जो सभ्यता है, जो कल्चर है, जो समाज है, उसका फैलाव हो सकता है। यानी आपकी जो संस्कृति है उसका फैलाव या उसका प्रचार प्रसार खूब हो सकता है। जैसे आप लोग कहीं पर घूमने फिरने जाओगे, ठीक है, जैसे आप कहीं घूमने फिरने गए, भाई वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी बोली भाषा कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, इसका प्रभाव जो लोग घूमने फिरने आएंगे उन लोगों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे हम लोग कह सकते हैं आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो सभ्यता है, उसका विकास यानी आपके समाज का जो विकास है वो हो सकता है। जैसे सामाजिक विकास और कैसे होगा, जैसे मान लो आपके इलाके में अलग
बहुत प्रकार के लोग घूमने आ रहे हैं, तो आपके यहाँ के जो लोग हैं उनकी भाषा में बदलाव हो सकता है। देखो, जब बाहर से लोग घूमने फिरने आते हैं ना, तो लोग बाहरी लोगों से भी बड़े प्रभावित हो जाते हैं। ये भी होता है कि आपके जैसे मान लो आपके इलाके में विदेशी लोग खूब आ रहे हैं, और मान लो एक देश से आ रहे हैं बड़ी संख्या में, मान लो आपके देश से, चीन से, आपके इलाके में पर एक बड़ा पर्यटक स्थल है और जहां पर चीन के लोग बड़े आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके इलाके के लोग चीनी सभ्यता, चीनी संस्कृति या चीनी भाषा को जान लेंगे या समझ लेंगे, चीनी कल्चर को जानने लग जाएंगे। यानी सामाजिक परिणाम, सामाजिक बदलाव पर्यटन से हमें देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हो, आपने वहां उन लोगों का खान पान देखा है, तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। यानी पर्यटन कह सकते हो कि सामाजिक परिवर्तन भी लाने में बड़ा मददगार हमें यहाँ पर दिखाई देता। भाषा, भाई भाषा कह सकते हैं कि पर्यटन के जरिए भाषा का फैलाव खूब सारा होता है या भाषा प्रभावित होती ही होती है। जैसे मान लो, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल दिया कि भाई आपके इलाके में एक टूरिस्ट प्लेस है या पर्यटक स्थल है और वहां पर किसी भाई कुछ लोग वहां पर घूमने फिरने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनकी भाषा का प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ेगा। जैसे आप लोग कहीं पर जाएंगे, घूमने फिरने जाओगे, वहां पर भाई होगा, जैसे आपके इलाके में अगर कोई पर्यटक स्थल बन जाएगा तो लोग अलग अलग भाषाओं को जानते हैं। देखते हैं जो टूरिस्ट होता है, जो गाइड नहीं होता, जो गाइड बनते हैं, देखते नहीं कुछ 2-3 भाषा को सीख लेता है, ताकि जैसे मान लीजिए कि भाई तुम आगरा के आसपास रहते हो, मान लो तुमने चीनी सीख ली है, तुमने अंग्रेजी सीख लिया है, या तुमने कह सकते कि इस फ्रांसीसी भाषा सीख ली है। 2-3 भाषाएं अगर आपने सीख ली है, तो इससे आपके इलाके में, ताजमहल के इलाके में अगर आप, तो जो लोग घूमने फिरने आएंगे तो आप उनको ताजमहल के बारे में चीजों को बता सकते हैं। यानी भाषा कह सकते हैं यह भी प्रभावित होती है, खास तौर से पर्यटन के बढ़ने से भाषा पर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई आपके इलाके में अगर जैसे बोला कि बाहर के लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके इलाके में जो लोग भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसमें दूसरी या बाहरी भाषा का प्रभाव हो सकता है वो उस प्रकार से, या आपकी भाषा जो इस इलाके की भाषा है, हो सकता है कि वो बाहर के लोग उसको सीख करके चले। तो पर्यटन बढ़ने से कह सकते कि भाषा भी प्रभावित होती ही होती है, उस पर भी एक प्रभाव हम लोगों को साफ तौर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज बता दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज्यादा नंबर के नहीं आते, मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 10 नंबर के लिए मिनिमम 2-2.5 पेज या 3 पेज लिखना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 2 घंटे का, ठीक है। इसलिए आप जितनी हेडिंग बनाकर और जितने आप पॉइंट बना करके लिख पाएंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, पर्यटक और पर्यटन, जिसमें हम लोग बात करेंगे पर्यटक और पर्यटन के प्रकार। यानी पर्यटन के प्रकार बताओ, यानी भैया ये जो घूमना फिरना होता है, जो पर्यटन होता है, ये कितने प्रकार का होता है, यानी इसका टाइप बताना है, ठीक है। किस किस प्रकार का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पर्यटन करते हैं, पर्यटन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पर्यटन में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं पर्यटन क्या है। देखो, पर्यटन का मतलब होता है कि पर्यटन एक ऐसी संयोजक पद्धति है जिसमें आबादी सबसे दूर हो जाती है। यहाँ सभी रोजमर्रा के जीवन का प्रतिनिधित्व, जिसे हम सामान्य जीवन का दिन कहते हैं, ठीक है, जहाँ हमारी भूमिकाओं के अनुसार कुछ निर्देशित गतिविधियां, चाहे हम घर में या कार्यालय में हों। पर्यटन हमारे सामान्य रोजमर्रा की सांस्कृतिक जीवन में मिला एक विराम है, जहां एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है और वहां दिन की सामान्य दिनचर्या से संबंधित नहीं होता। पर कहने का मतलब है, जैसे भाई पर्यटन का मतलब होता है जी, जैसे आपको अगर समय मिलता है तो आप अपना स्थान या अपना घर छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर अगर आप अपना समय व्यतीत करने के लिए जाते हैं तो इसी को पर्यटन कहते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी जगह पर रहते हैं और आपको अगर समय मिला है, आप अपने काम से, अगर आपको अपने काम से समय मिलता है तो आप अपने जहां रहते वहां उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर आप जाते हैं और वहां पर आप समय बिताते हैं, और लेकिन आप वहां पर कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो आप रोज करते हैं। आप वहां पर सिर्फ मनोरंजन के जरिए हिसाब से, या आराम के हिसाब से, या घूमने फिरने के हिसाब से, या छुट्टी बिताने के हिसाब से जब आप किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर आप अपना दिन और समय बिताते हैं, इसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। इस सिंपल भाषा में क्या है, पर्यटन है।
पर्यटन क्या है? पर्यटन एक प्रकार से कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए जीविकापार्जन का व्यवसाय भी हो सकता है। भाई पर्यटन से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों की इससे क्या होती है, रोजी रोटी भी चलती है। जैसे मान लीजिए भाई आपके इलाके में अगर कोई पर्यटन है, मान लो आपके इलाके में कोई कुछ भी है, मंदिर है, कुछ भी प्रकार की चीज है, कुछ भी बन गया सरकार की तरफ से, कुछ भी बन गया है, तो भाई हो सकता है कि वहां लोग जो घूमने फिरने आएंगे, आप उनको कोई दुकान खोल लो, आप कोई गाड़ी वाड़ी चला लो, लोगों को ले जाओ, ले आओ। तो यानी पर्यटन एक प्रकार से कह सकते हैं जीविकापार्जन, रोजी रोटी और व्यवसाय का भी जरिया पर्यटन हो सकता है। जैसे आपके इलाके में अगर कोई पर्यटक स्थल हो गया है तो भाई आप वहां पर अपना दुकान खोल सकते हो, होटल खोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार की चीजें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पर्यटन स्थल में आप पर्यटन में कर सकते हैं। अगला भाई पर्यटक क्या होता है? पर्यटक को एक अस्थायी रूप से सावकाश व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं जो स्वेच्छा से परिवर्तन को अनुभव करने के उद्देश्य से घर से दूर जाता है। यानी पर्यटक कौन है भाई? जो आदमी घूमने गया है उसी को ही पर्यटक कहते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना स्थान छोड़ करके, यानी जो व्यक्ति अपने पसंद से या अपनी इच्छा से अपने घर का स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटक कहते हैं। यानी अनुभव या परिवर्तन के हिसाब से भाई आप अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से व्यवसाय या सुख के कारण कम से कम 24 घंटे के लिए और 80 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर से यात्रा करता है तो वह पर्यटक है। यानी आप भाई कम से कम 24 घंटे के लिए और आप 80 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा कर रहे हैं तो आप क्या माने जाएंगे? पर्यटक। यानी जो व्यक्ति घूमने फिरने के लिए जाता है और अपना घर छोड़ के जाता है और कम से कम कह सकते भाई 80 किलोमीटर से दूर जाएगा और कम से कम 24 घंटे के लिए जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटक कहते हैं। पर्यटक यानी जो घूमने गया है उसको कहते हैं पर्यटक। पर्यटक क्या करता है? घरेलू, किसी देश के निवासी केवल उस देश के भीतर यात्रा करते। घरेलू भी पर्यटन होता ना। जैसे मान लो आप इंडिया में रहते हैं और आप इस देश में रहते हैं, तो अगर आप भारत में ही घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो आपका कैसा पर्यटन होगा भैया? घरेलू पर्यटन होगा। क्या कि आप तो घर में ही घूम रहे हैं, घरेलू पर्यटन है, या देश के अंदर ही आप घूम फिर रहे हैं। दूसरा क्या होता है? अंतर्गामी, यानी किसी देश की यात्रा, किसी बाहरी देश में अगर आप घूमने फिरने गए हैं तो ये कौन सा होता है? अंतर्गामी। एक होता विदेश जाने वाले, किसी एक देश के निवासी किसी दूसरे देश में जब यात्रा करते हैं तो यह भी एक प्रकार का पर्यटन ही होता है। यानी पर्यटन को हम कई प्रकार से क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। यानी अलग अलग प्रकार से क्या होता है कि पर्यटन होता है। यानी कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पर्यटन कह सकते हैं कि पर्यटन जो है वह अलग अलग प्रकार से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से पर्यटन होता है। अब जैसे हम लोग बात करें पर्यटन की, अगर मैं बात करूं भाई, जैसे पर्यटन दो प्रकार का, एक तो होता है घरेलू पर्यटन जिसमें लोग देश के अंदर ही यात्रा करते हैं। पहला कौन सा पर्यटन है? घरेलू पर्यटन। यानी घरेलू पर्यटन यानी आप अपने देश के अंदर ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और आप सारी यात्राएं कर रहे हैं, घरेलू। दूसरा होता है जी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन। यानी इसमें आप लोग क्या करते हैं? अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के घूम फिर रहे हैं। यानी विदेश में जब हम लोग जाते हैं और वहां पर घूमते फिरते हैं तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। अब पर्यटन जो है कितने प्रकार का है? जैसे पर्यटन भैया मनोरंजन पर्यटन होता है, यानी आप मनोरंजन के लिहाज से घूमने फिरने कहीं पर जा रहे हैं। एक होता है चिकित्सा पर्यटन, यानी आप कहीं पर दवाई कराने गए हैं या किसी मेडिकल की कारण से गए हैं, आप इलाज कराने के लिए जब जाते हैं। रिश्तेदार से भेंट पर्यटन, जैसे कई बार होता है कि हम लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने कहीं दूर जाते हैं, यह भी एक प्रकार का पर्यटन है। एक होता कम दूरी पर विश्राम पर्यटन, जैसे आप लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, थोड़ी दूर पे है, वहां जाकर के आप संडे का दिन बिताना चाहते हैं तो कम दूरी का पर्यटन है। एक होता है परागम पर्यटन, यानी कह सकते हैं परागम पर्यटन यानी आप किसी विदेश में जाकर पर्यटन। एक होता है पेशेवर पर्यटन, यानी आप कोई नौकरी करते हो और नौकरी में आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेशेवर। पेशेवर का मतलब यानी आपकी नौकरी ऐसी है, आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, यानी काम के उद्देश्य से। जैसे आप कोई ऐसी जॉब करते हैं, आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ रहा है, इसे बोलते हैं पेशेवर पर्यटन। आपकी जो भी नौकरी ऐसी है,
देखो अगर हम लोग पर्यटन की बात करें तो जैसे भैया पहला पर्यटन मैंने आपको बताया घरेलू पर्यटन, पहले मैंने क्या बताया, एक होता घरेलू पर्यटन जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने देश के अंदर ही घूमता और फिरता है, इसको हम लोग खास तौर से घरेलू पर्यटन कहते हैं या घरेलू पर्यटन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, जब व्यक्ति अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में घूमने फिरने के उद्देश्य से जाता है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन। अगला होता है संख्या के आधार पर, जैसे व्यक्तिगत पर्यटन होते हैं, यानी आप खुद ही अकेले घूमने फिरने कहीं पर जा रहे हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पर्यटन कहा जाता है। यानी आदमी खुद ही घूमने फिरने जा रहा है, बाकी उसके साथ कोई और नहीं गया, वो खुद ही घूमने फिरने जाता है, तब हम लोग इसको कहते हैं व्यक्तिगत पर्यटन। यानी वो व्यक्ति खुद ही अकेला घूम रहा, फिर रहा और काम कर रहा है, व्यक्तिगत पर्यटन। दूसरा होता है जी सामूहिक पर्यटन, यानी जब आप किसी ग्रुप बना करके जब आप पर्यटन करते हैं ना, जैसे 2, 4, 10 लोग ग्रुप बना करके पर्यटन में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, जैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो क्या होता है, समूह पर्यटन। अगला होता है संगठन में, जैसे आप संगठित पर्यटन को मतलब यानी आप कोई कि कहीं नौकरी करते हैं और जैसे आप स्कूल में हैं, स्कूल की तरफ से घूमने फिरने जाते हैं, कॉलेज की तरफ से घूमने फिरने जाते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं संगठित पर्यटन। क्या होता है, असंगठित पर्यटन का मतलब एक प्रकार से होता है, यानी आप कहीं नौकरी चाकरी करते हैं, वो एक प्रकार से असंगठित पर्यटन है, उसको बोला जाता है। वो अगला होता है मौसम के अनुसार पर्यटन, जैसे हम मौसम के अनुसार भी पर्यटन करते हैं, भाई जैसे कहीं मौसम अच्छा है या कहीं गर्मी ज्यादा है या कहीं पर ठंडी ज्यादा है, तो इस प्रकार से भी हम लोग पर्यटन करते हैं ना। तो मौसम के अनुसार जो पर्यटन होता है सतत पर्यटन, यानी लगातार पर्यटन जब हम लोग करते हैं, इसको सतत पर्यटन बोला जाता है। कंटिन्यू पर्यटन करने पड़ते हैं ना, होता ना कि जैसे मान लो भाई, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां पर ठंडी पड़ रही है, एक ऐसा पर्यटन है। ये भाई हो जाता है मौसम के अनुसार पर्यटन, यानी मौसम आपके इलाके में गर्मी हो रही तो आप ठंडी स्थान पर चले गए, या आपके इलाके में ठंडी बहुत पड़ रही है तो आप किसी हल्के से गर्म स्थान पर चले गए, तो ये मौसम के अनुसार पर्यटन होता है। अगला कुछ और पर्यटन होते हैं जो समय के, जैसे लंबे समय का पर्यटन, जैसे मान लो कि आदमी 4-6 महीने या 10, 20, 25 दिन के लिए जब जाता है, तो लंबे समय का पर्यटन है, लंबे टाइम तक, लंबी अवधि, यानी जहां घूमने फिरने जाओ बहुत समय लगता है जाने के लिए, आप किसी ऐसी जगह पर्यटन करने जा रहे हैं जहां पर जाने में ही 2 दिन लग जा रहा है और आने में 2 दिन लग जा रहा है, तो क्या उसको बोलते हैं लंबी अवधि, यानी बहुत समय लग रहा है जाने में। कम अवधि का पर्यटन, यानी आप मान लो 1 दिन या 2 दिन या का पर्यटन करते हैं, तो कम अवधि का पर्यटन, छोटा पर्यटन। अगला पर्यटन कौन कौन, जैसे ट्रेन से पर्यटन होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग किससे पर्यटन करते हैं भाई, ट्रेन से भी। जैसे मान लो कि कोई आदमी ना ट्रेन पे बैठ गया है, ठीक है, और ट्रेन पे बैठ के ही घूम रहा फिर रहा और कुल देख होक रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेन से पर्यटन। यानी यहाँ पर आप ट्रेन में बैठ करके और भाई नीचे वाली डिब्बे पर बैठ गए हो और आप पूरा घूम फिर रहे हो, तो ये क्या है, ट्रेन से पर्यटन। अगला होता है जहाज और नाव से पर्यटन। बहुत सारे लोग भाई पानी वानी में, जैसे नदी वदी में घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां पर हम लोग कहां से पर्यटन करते हैं, जहाज से पर्यटन होता है ना भाई, जहाज में बैठ करके आदमी घूम रहा फिर रहा है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं कि जहाज पर्यटन होता है, कि आप किसी जहाज में बैठ करके घूम फिर रहे हैं, जहाज पर्यटन है। एक होता है हवाई जहाज से भाई, जैसे आप एरोप्लेन से घूम फिर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हवाई जहाज पर्यटन। यानी एरोप्लेन में बैठ करके जब आप लोग कहीं पर जाकर के किसी पर्यटक स्थल पर घूमते फिरते हैं, तब हम लोग इसको हवाई जहाज पर्यटन कहते हैं। एक होता है स्थानीय पर्यटन। स्थानीय पर्यटन का मतलब यानी ऐसी जगहों पर जो आपकी लोकल में चीजें उपलब्ध हैं, उसको बोलते हैं स्थानीय पर्यटन। यानी आप जो लोकल इलाके हैं या लोकल जगह हैं, आप वहां पर जब घूमने फिरने जाते हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, हवाई जहाज पर्यटन कहा जाता है। क्या, हवाई जहाज। एक होता है साइकिल या पैदल पर्यटन, यानी ऐसा कोई पर्यटक स्थल जहां पर आप साइकिल चला के जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, साइकिल चलकर या पैदल पर्यटन भी होता है। यानी जैसे भाई ज्यादा दूर नहीं है, साइकिल भी से घूमने फिरने जा सकते हैं या पैदल चल के भी पर्यटन कर सकते हैं, तो इसको साइकिल या पैदल चलते हैं। अगला होता है निजी पर्यटन। निजी का मतलब एक प्रकार से आप किसी अपने पर्सनल काम के लिए पर्यटन कर रहे हैं, या आप पर्सनल काम के लिए घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती के लिए। दूसरा होता है सामाजिक पर्यटन। सामाजिक पर्यटन का मतलब यानी समाज की बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं और समाज को
कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं। अगला होता है कुछ पर्यटन एज के अनुसार भी होता है, जैसे युवा पर्यटन, नहीं जैसे मान लो कम उम्र के व्यक्ति हैं, 20-25 साल या 30 साल के जो लोग हैं, जो लोग घूम फिर रहे हैं, उसको युवा पर्यटन। एक होता है अगला वैक्स पर्यटन, ये जैसे आपकी उम्र 40-50 साल हो गई है उसको। एक होता है पुरानी पीढ़ी का पर्यटन, यानी जो पुरानी पीढ़ी पर्यटन एक प्रकार से कह सकते हैं जब आपकी एज 60 साल से ज्यादा या 60-65 साल से ज्यादा हो गई है और आप लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरानी पीढ़ी का पर्यटन हो गया। गंतव्य के आधार पर, यानी कहां पर जैसे पहाड़ी जगहों का भी पर्यटन होता है। देखो ना, बहुत सारे लोग भाई मेरे पहाड़ों पर घूमने फिरने जाते हैं और पहाड़ी यात्राएं करते हैं, तो ये कैसा पर्यटन हो गया, पहाड़ी पर्यटन या पहाड़ पर्यटन। समुद्री पर्यटन, जैसे बीच ऊच देखने लोग जाते हैं, देखा होगा ना कि बीच देखने गए हैं और बीच की यात्रा करने गए हैं, बीच को देखने गए हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, समुद्री पर्यटन। ये समुद्र की यात्रा आपने कर ली, समुद्री पर्यटन। अगला होता वन्य जीव पर्यटन, यानी आप किसी ऐसी जगह पर घूमने की जहां पर आपको जानवर हैं, वन्य जीव मिल रहे हैं, उसका। जंगल सफारी भी एक प्रकार का पर्यटन होता है, जहां पर आप किसी जंगल में जाकर के और किसी गाड़ी सुरक्षित में जाते हैं, ठीक है। या पैराग्लाइडिंग व्लाइडिंग, नदी वदी में जाकर के जो पर्यटन होता है, या बर्फीले इलाकों में जब हम लोग घूमने जाते हैं, तो यह भी एक प्रकार का क्या होता है, पर्यटन ही होता है। तो पर्यटन बहुत प्रकार का, जैसे धार्मिक पर्यटन खूब होता है, देखा होगा ना कि भाई लोग धार्मिक स्थल हैं, जब वहां पर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, धार्मिक पर्यटन होता है। देखो होता ना, जैसे होता है भाई धार्मिक पर्यटन, या तीर्थ पर्यटन भी इसको बोलते, तीर्थाटन भी बोलते हैं, यानी आप किसी तीर्थ यानी धार्मिक धर्म स्थल पर जा रहे हैं, इस प्रकार का जो पर्यटन है वो धार्मिक पर्यटन होता है। धार्मिक पर्यटन भी कह सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोग करते हैं और होता ही है, ठीक है। धार्मिक पर्यटन पूछेगा, धार्मिक पर्यटन एग्जाम में। एक होता भैया पर्यावरणीय पर्यटन, यानी जैसे मान लो आप नदी वदी देखने गए हो, पहाड़ वहाड़ है, वहां का इलाका बहुत अच्छा है, वहां सूर्योदय जब होता तो सबसे पहले होता, आप उसको देखने गए हैं, या पहाड़ी इलाका, तो इसको बोलते हैं पर्यावरणीय पर्यटन। यानी आप खास तौर से इन्वायरमेंट को देखने गए हो, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अगर आप कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय पर्यटन। यानी आप पर्यावरण को देखने गए, यानी पर्यावरण कितना अच्छा, नदी झरना झील पहाड़। और एक होता है जी वन्य जीव मैंने आपको बता दिया, जैसे आप मान लीजिए कि पक्षी हैं, चिड़िया हैं, बहुत सारे जैसे उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, जैसे शेर हैं, गिर हैं, इस प्रकार की। जब हम अवकाश पर्यटन का मतलब होता है कि जब लोगों की छुट्टियां हो जाती हैं और छुट्टियों को बिताने के लिए किसी जगह पर घूमने फिरने जाते हैं, तब हम लोग और ज्यादातर जो पर्यटन होता है, जो शहर के लोग होते हैं उस अवकाश पर्यटन खूब करते हैं। शहर में जो लोग रहते हैं, जैसे नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा के जो लोग हैं, वो कौन सा पर्यटन ज्यादा करते हैं, अवकाश पर्यटन। यानी जब उनकी छुट्टी हो जाती है और जब छुट्टी पर रहते हैं, तब वो ज्यादा लोग कौन सा पर्यटन करते हैं, अवकाश पर्यटन करते हैं। यानी उनकी छुट्टी हो गई है तो छुट्टियों में जाकर के वो पर्यटक स्थलों पर खूब घूमने फिरने जाते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, ये अवकाश पर्यटन कहा जाता है। छुट्टियों में वो पर्यटन खूब करते हैं, ये अवकाश पर्यटन है। एक होता साहसी पर्यटन, यानी एडवेंचर, यानी जैसे बंजी जंपिंग करने जाते हैं, पैराग्लाइडिंग व्लाइडिंग करने जाते हैं, जहां पर थोड़ा खतरा भी होता है, एडवेंचर टूरिज्म। जैसे बंजी जंपिंग है, गर्म हवा के गुब्बारे में जैसे पैराग्लाइडिंग व्लाइडिंग जो करते, साहसिक खेल हैं, इस प्रकार का जो कभी पर्यटन किया जाता दूर दराज इलाकों में जाकर के, या ऐसे कठिन रास्ते हैं जहां पर पहाड़ चढ़ना कठिन है, या जहां पर भाई बर्फीले इलाके हैं, या कह सकते हैं इस प्रकार से हवा में जैसे गुब्बारे में या हवा में जो करते नहीं है, ये सारी जो चीजें करते हैं उसको साहसी पर्यटन बोला जाता है। एक होता है जो चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवा, जैसे मान लो आप बीमार हैं या किसी दवाई वाई के कारण से अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन। यह भी हमारे देश में खूब होता है, चिकित्सा पर्यटन। देखा होगा ना कि आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, तब भी काफी लोग पर्यटन करते हैं, जैसे इलाज कराने के लिए, या हमेशा यही नहीं, फिटनेस के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, तब हम लोग इसको कौन सा कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। एक होता है व्यवसाय पर्यटन, जैसे मान लो आप कोई नौकरी चाकरी करते हैं, नौकरी के उद्देश्य से आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, या आप मार्केटिंग का काम करते हैं, या अपने प्रोडक्ट को जगह जगह पर जाकर के उसको सेल करते हैं और दिखाते हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, व्यवसाय पर्यटन। यानी आप अपने व्यवसायिक कामों के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं अपने मार्केट के लिए, आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी आपको अलग अलग जगहों पर दूर दराज के इलाकों में भेज रही है,
तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, व्यवसाय पर्यटन कहा जाता है। कैसा पर्यटन है, ये व्यवसाय पर्यटन होता है। ठीक है, अगला हो जाता है राजनीतिक पर्यटन। राजनीतिक पर्यटन यानी जब आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, पॉलिटिकल पार्टी में हैं और पार्टी आपको अलग अलग जगहों पर भेज रही है, वहां पर प्रचार प्रसार के लिए। देखोगे ना बहुत सारे, जैसे मान लो चुनाव होता तो भाई जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों में जो होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको एक से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता। देखा होगा ना कि अलग अलग स्थानों पर वो लोग जाते रहते हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, राजनीतिक पर्यटन होता है। क्या होता है, ये पूरी तरह से इसको कहा जाता है भैया राजनीतिक उद्देश्यों से सारा पर्यटन किया जाता है कि भले लोग राजनीतिक रूप से। वो होता है सांस्कृतिक धरोहर, जैसे मान लो सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन का होता है, जैसे आप ताजमहल देखने गए हैं या आप जो लाल किला देखने गए हैं, इस प्रकार की चीजों को जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तब हम लोग इसको बोलते हैं सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन। यानी आप कोई सांस्कृतिक जो धरोहर है या जो उस या कह सकते जो पुरानी कल्चर चीजों को देखने जा रहे हैं, तब इसको एक ऐसा पर्यटन है, ये सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन यानी हेरिटेज में आता है। इसको हेरिटेज एक शब्द पूछेगा। एक होता है भेंट पर्यटन टूरिज्म, जैसे मान लो कि आप किसी से मिलने उलने जा रहे हैं, जैसे मान लो कि मामी हैं, मौसी हैं, दूर रहती हैं, बुआ रहती हैं, मान लो कि आपकी कहीं रहती हैं और कहीं हैं, तब हम लोग इस भैया इसको भेंट पर्यटन बोलते हैं। एक विजिटिंग यानी भेंट पर्यटन, यानी आप उनसे अपने परिचितों या रिश्तेदारों से जब आप मिलने जाते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, भेंट पर्यटन कहा जाता है। और यह पर्यटन भी खूब होता है, लोग घूमने मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, मामी के यहाँ, और ये खूब जाते हैं। इस भेंट पर्यटन तो खूब होता है भाई। आज के समय में उतना कम हो गया, लेकिन पहले के समय में भेंट पर्यटन कैसे आज भी खूब होता है। जैसे रिश्तेदारों के यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो यह भी एक, जैसे आप शादी वादी में जा रहे हैं, ये भी एक, जैसे दूर की शादियां हैं वहां आप करने जा रहे हैं भैया, आप दिल्ली में रहते हो और शादी मान लो महाराष्ट्र में है या गुजरात में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है, वहां आप लोग जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, तो वो किस कैसा पर्यटन हो गया, वो यह भेंट पर्यटन या विजिटिंग टूरिज्म है। एक प्रकार से आप विजिट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ये भेंट पर्यटन भी काफी हम लोगों को कह सकते हो कि देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। दूसरा में चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादातर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिएगा तीसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या है, मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से पर्यटन, जिसमें हम लोग खास तौर से देखेंगे 3.3 में देखिएगा पर्यटन में मानव जाति वर्णन, यानी जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पर्यटक स्थल यानी कार्यस्थल क्या होता है, पर्यटक और अतिथि क्या होता है, मेजबान और मूल निवासी क्या होता है, क्योंकि ये तीनों में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक टॉपिक और था जिसको बोलते हैं भैया तीर्थाटन। तीर्थाटन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, जब हम किसी तीर्थ स्थल पर जैसे बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, इस प्रकार के जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो इसी को बोलते हैं भैया तीर्थाटन। ठीक है, मक्का मदीना जा रहा, कोई कहीं और जा रहा, धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, तीर्थाटन बोला जाता है। ठीक है, तो तीर्थाटन इसमें चैप्टर में ज्यादातर जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई पर्यटक स्थल क्या होता है या कार्य क्षेत्र। देखो पर्यटक स्थल का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस स्थान पर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं उसी को पर्यटक स्थल कहा जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि मैं कश्मीर घूमने गया हूं तो पर्यटक स्थल कश्मीर है। जैसे आप लोग ताजमहल देखने जा रहे हैं तो ताजमहल पर्यटक स्थल हो जाएगा, या आप लोग कहीं विदेश में जा रहे हैं घूमने फिरने, ठीक है, तो पर्यटक स्थल हो। पर्यटक स्थल या कार्य क्षेत्र का मतलब होता है कि जिस जगह पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, पर्यटक स्थल कहा जाता है। समझ रहे हो कि कोई व्यक्ति जब अपना निवास स्थान यानी अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर जा रहा है तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यटक स्थल कहा जाता है। ठीक है, अगले इसमें बात क्या करेंगे, पर्यटक क्या होता है। पर्यटक यानी मेहमान, पर्यटक को मेहमान भी बोलते हैं। मेहमान आप सबको पता ही है मेहमान क्या होता है। देखो पर्यटक और मेहमान का मतलब लगभग एक ही है। देखो पर्यटक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, जैसे आप घूमने फिरने कहीं पर जा रहे हो तो आप पर्यटक हो या आप मेहमान माने जाओगे। ठीक है, अरे भाई हमारे घरों पर जो आते हैं, जो दूर से कोई व्यक्ति हमारे घर पर आएगा वही तो मेहमान होता है। ठीक है, और पर्यटक क्या है, पर्यटक और मेहमान का मतलब एक ही होता है कि जैसे आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली से कहीं दूसरी जगह पर गए हैं तो आप क्या हो गए भैया, पर्यटक हो गए या मेहमान हो गए। जैसे मान लो कि आप मान लीजिए कश्मीर गए हो तो भाई कश्मीर के लोगों के लिए आप मेहमान हो जाओगे। आप दिल्ली
कहीं से भी गए घूमने के लिए, कश्मीर गए हैं, तो आप मेहमान हो जाएंगे, यानी आप पर्यटक समझेंगे। जो व्यक्ति घूमने गया किसी दूसरे स्थान पर, हम लोग उसी को ही क्या कहते हैं, पर्यटक कहते हैं। कहीं पर भी आप लोग घूमने फिरने जा रहे हैं तो उस जगह पर आप क्या हो गए, मेहमान हो गए, ठीक है। या पर्यटक हम उसको कह सकते हैं कि होता ना कि जैसे आप घूमने फिर। अगला होता है भाई मेजबान या मूल निवासी। क्या होता है मेजबान, क्या होता है, और मूल निवासी। देखो मूल निवासी का मतलब होता है कि जिस जगह पर आप घूमने फिरने गए हैं वहां के जो लोकल लोग हैं, ये वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनको हम मूल निवासी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कश्मीर घूमने गए हैं तो कश्मीर के लोग क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो आप दिल्ली से कश्मीर गए हैं तो कश्मीर के लोग क्या हो जाएंगे, मेजबान, यानी वहां के लोगों को मेजबान बोलते हैं। भाई आप तो घूमने गए, आप तो मेहमान हो। या जैसे आप कश्मीर घूमने गए तो कश्मीर के जो लोग होंगे उनको मूल निवासी, या उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेजबान कहते हैं, या उन्हीं को मेजबान कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स में आएगा। तो आप इनको उदाहरण के साथ, यानी बाकायदा हेडिंग वेडिंग के साथ आप इनको एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो कि 2-3 एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं दिल्ली से गोवा घूमने गया हूं, तो भाई मैं दिल्ली से जो गोवा गया हूं तो गोवा वाले लोगों के लिए मैं तो मेहमान हो जाऊंगा, और अगर मैं दिल्ली से गोवा गया तो गोवा वाले लोग मेरे लिए क्या हो जाएंगे, मेजबान हो जाएंगे, या वो लोग, उनको हम लोग मूल निवासी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में खास तौर से ये तीसरे चैप्टर से आपको 5 मार्क्स में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, इसमें एक टॉपिक है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा क्या होती है कि जब हम लोग किसी धार्मिक स्थल पर, क्या मैंने बोला कि जब हम लोग किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो उसी को हम तीर्थ यात्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई कहीं पर भी वैष्णो देवी गए हो या केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं पर भी अगर आप लोग जा रहे हैं तब हम लोग इसी को क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा कहा जाता है। यानी आप किसी तीर्थ स्थान की जब यात्रा करते हैं तब इसे हम लोग भाई तीर्थ यात्रा। खास तौर से तीर्थ यात्रा अलग अलग धर्मों में होती है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, धर्म कोई भी है, सभी धर्मों में तीर्थ यात्रा हम लोगों को देखने को मिलती है। तो तीर्थ यात्रा आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलता था। बहुत सारे तीर्थ यात्रा के स्थल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आप खाटू श्याम गए हैं, भैया आप मक्का मदीना गए हैं, ठीक है, या आप मान लो केदारनाथ गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, ठीक है, या बाबा फानी गए हैं। इस प्रकार से कहीं पर भी अगर आप लोग किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जाते हैं तब हम लोग उसको तीर्थ यात्रा या उसको हम लोग तीर्थाटन कहा जाता है। तो इसमें तो इस चैप्टर से, यानी तीसरे चैप्टर से जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, ओनली 5 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स में आपको सिर्फ 1 पेज या 1.5 पेज ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम लोग जरूर करेंगे, ताकि एग्जाम में जो मैं बता रहा हूं मोस्टली एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, पर्यटन और संस्कृति, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, पर्यटन और संस्कृति इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूं, लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जिसमें से अगर मैं बात करूं जैसे पार संस्कृति अंतर क्रिया और संस्कृति संक्रमण विवाद, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। दूसरा पर्यटक अनुभव और प्रामाणिकता पर बहस, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा छवि और छवि निर्माण इंपॉर्टेंट है, यानी पार संस्कृति इंपॉर्टेंट है और छवि निर्माण इंपॉर्टेंट है। छवि का मतलब होता फोटो, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है और उसी को देखेंगे खास तौर से जो एग्जाम में आता है या आने की संभावना रहती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार संस्कृति अंतर क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पर्यटन और पर्यटक गतिविधियां विभिन्न संस्कृतियों की लोगों के बीच सुविधा प्रदान करती हैं। अरे भाई पर्यटन का मतलब समझते हो कि भाई जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, देखो जब हम लोग कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं तो हम लोग भाई वहां की संस्कृति को देखते हैं ना। जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हो, ठीक है, कोई भी कहीं रहता है, जैसे आप लोग कश्मीर घूमने गए हैं तो भाई कश्मीर के जो लोग हैं उनकी संस्कृति को आप लोग बेहतर तरीके से देखेंगे कि वहां के लोग कैसे हैं। संस्कृति का मतलब उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है और उनका रंग रूप कैसा है, उनके कपड़े कैसे हैं, वहां लोग कैसे उठते बैठते हैं, उनकी बोली भाषा कैसे है। दूसरा, जैसे मान लो कि भाई अगर आप वहां घूमने फिरने गए हैं तो वहां के लोग भी आपको देखेंगे। जैसे मान लो कि आपके दिल, जैसे मान लो कश्मीर में जो लोग घूमने जा रहे हैं वो लोग भी जो वहां घूमने फिरने आते हैं उनके संस्कृति से प्रभावित होंगे ना,
तो पर्यटन में क्या होता है कि जो लोग भाई घूमने फिरने गए हैं वो लोग तो वहां की लोगों की संस्कृति को देख रहे हैं, साथ में आप लोग कह सकते हो कि जो घूमने फिरने गया है उसका भी रहन सहन, उसका भी खान पान, उसकी भी बोली भाषा जो है, वहां के जो लोकल लोग हैं जहां घूमने फिरने आप गए हैं, ये दोनों संस्कृतियां आदान प्रदान करती हैं। लोगों की जीवन शैली, मेजबान समुदाय का इतिहास, उनकी परंपरा, कला, धर्म, ऐसे तत्व को उत्तेजित करते हैं जो किसी एक पर्यटक किसी समुदाय में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सबको पता होगा कि जैसे हम लोग भी, हमें लगता है कि भाई चलो हम वहां का देख करके आते हैं, कश्मीर के लोगों का देख करके आते हैं, वहां कल्चर अच्छा है, वहां घूमने फिरने का चीज बढ़िया है। तो यही चीजें क्या करती हैं, लोगों को घूमने फिरने के लिए या पर्यटन के लिए क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। देखा होगा ना कि भाई कहीं पर भी हम लोग जब घूमने फिरने जाते हैं तो वहां की जो चीजें हैं वो हमें आकर्षित करती है ना। हालांकि मेजबान क्षेत्र निरंतर पर्यटन गतिविधियों में धीरे धीरे अपने मूल्य और परंपराओं को प्रभावित करता है और पर्यटक उस स्थान पर ले जाने के लिए आकर्षक का अनुभव नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। देखो कहने का मतलब है भाई, जैसे मान लो कि भाई आपका गांव है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आपके गांव में कोई पर्यटक स्थल हो गया है, वहां बहुत सारा आदमी घूमने फिरने आ रहा है, तो हो सकता कि आपके गांव के लोगों की बोली भाषा जो है ना लगभग वैसी हो जाएगी जैसे लोग वहां पर घूमने फिरने आ रहे हैं। पार संस्कृति का मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, और संस्कृति संक्रमण को आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कहीं पर कुछ लोग अगर घूमने फिरने जाते हैं, तो जैसे मान लो कि भाई दिल्ली के लोग कश्मीर घूमने जा रहे हैं, तो दिल्ली के लोग जो लोगों का जो पहनावा है, जो बोली भाषा है, वो कश्मीर का आदमी सीख जाएगा, ये कहा जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे दिल्ली का आदमी कश्मीर घूमने गया है तो कश्मीर की जो बोली भाषा है, जो रंग रूप है, जो ओढ़ना पहनना है, दिल्ली वाला आदमी जो घूमने गया वो भी सीख सकता है। इसी को बोलते हैं पार संस्कृति। जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमने फिरने जाते हैं तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। जो घूमने गया है वहां के लोगों की सीखता है, और वहां के लोग जो है जहां आप घूमने गए हैं वो लोग भी आपकी बोली भाषा को सीखते हैं। इसी को बोलते हैं संस्कृति संक्रमण, कि भाई एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। जैसे मान लो कि भाई कश्मीर में बाहरी देश के लोग बहुत घूमने आ रहे हैं, जैसे मान लो कश्मीर में घूमने के लिए भाई चाइना का आदमी बहुत आ रहा है, चीन के लोग बहुत आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां के लोगों की भाषा थोड़ी बहुत चीनी हो जाए, या चीनी संस्कृति से वो लोग प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो बिहार का एक दूर दराज का इलाका है, गांव है, वहां कोई पर्यटक स्थल है, वहां पर घूमने के लिए किसी विदेश से लोग आ रहे हैं, तो वहां के लोगों की बोली भाषा जहां के लोग आ रहे हैं वो लगभग वैसी हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या करें कि पार संस्कृति या संस्कृति संक्रमण इसी को बोला जाता है, कि पर्यटक स्थल से क्या होती है कि एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति को सीखते हैं, और वहां के लोग जो होंगे यानी एक दूसरे का क्या होता है जी, आदान प्रदान होता है। और संस्कृति संक्रमण का मतलब ये होता है कि एक संस्कृति जो है, जैसे भाई कश्मीर की संस्कृति है, उनका रहन सहन खान पान बिल्कुल फिक्स है, लेकिन उसमें जब वहां लोग दूसरे लोग घूमने फिरने जाएंगे तो वो लोग भी उनकी संस्कृति को देख करके बहुत कुछ जो सीखते हैं, जो बहुत कुछ चीजें करने लग जाए। जैसे उनकी बोली भाषा में परिवर्तन है, जैसे कश्मीर में घूमने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं, तो भाई वो लोग भी उन जैसे जो लोग घूमने आ रहे हैं उनके जैसा कपड़ा पहनने लग जाएंगे, उनके जैसा बोलने लग जाएंगे, उनके जैसा उनका थोड़ा बहुत खान पान हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनकी संस्कृति प्रभावित हो गई बाहरी लोगों से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जी संस्कृति संक्रमण। ठीक है, कि भाई दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, उस पर एक प्रकार से आक्रमण करे, आक्रमण भी आप इसको कह सकते हो। संक्रमण का मतलब है कि एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति जब मिल जा रही है। ठीक है, जैसे भाई केरल में कोई पर्यटक स्थल हो गया, उत्तर भारत के लोग खूब केरल जा रहे हैं, तो भाई केरल की संस्कृति जो है वो थोड़ा उत्तर भारतीय हो सकती है। इसी को बोलते हैं जी संस्कृति संक्रमण। और पार संस्कृति का मतलब क्या होता है कि एक परंपरा, एक कल्चर जब दूसरे कल्चर को सीखता है, और खास तौर से जब ये पर्यटन होता है ना, जब घूमना फिरना बहुत होता है, तो इस प्रकार की चीजें हम बहुत सारा देखते हैं कि भाई ये होता ही होता है कि एक सभ्यता संस्कृति का व्यक्ति दूसरी सभ्यता संस्कृति को सीखता है। जैसे भाई कश्मीर के लोग दूसरे लोगों को सीख लेंगे,
और दूसरे लोग जो वहां घूमने गए कश्मीर के लोगों के, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई पार संस्कृति। तो पार संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको 5 या 10 नंबर में एग्जाम में आएगा, तो अच्छे से लिखिएगा। पर्यटक अनुभव क्या होता है? पर्यटक उसको बोलते हैं जो घूमने फिरने व्यक्ति जाता है, ठीक है। जिसे भाई आप लोग कहीं पर घूमने फिरने गए हैं, ठीक है, जिसे मान लो आप कहीं घूमने फिरने गई हैं, तो वहां पर आपने क्या महसूस किया, उसी को बोलते हैं पर्यटक अनुभव, ठीक है। और हम लोग ज्यादातर वहीं पर्यटन करने जाते हैं जहां की भाई रहन सहन अच्छा हो, जहां की सभ्यता अच्छी हो, या वहां लोग पहाड़ देखने जाते हैं, झरना देखने जाते हैं, झील देखने जाते हैं। इस प्रकार से लोग ज्यादातर देखने जाते हैं ना। पर्यटक अनुभव का मतलब है कि आप कहीं अगर घूमने गए हैं या आप कहीं पर्यटन करने गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं घूमने फिरने गए हैं या आप कहीं पर्यटन करने गए हैं, तो आप क्या अनुभव करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यटन अनुभव बोलते हैं। यानी एक्सपीरियंस आपने क्या किया, क्या अनुभव किया, क्या देखा, या क्या आपको अच्छा लगा, जिसको आपने अपने आत्मसात कर लिया, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं आखिर आत्मसात कर लेना। तो कई बार व्यक्ति उसमें क्या कर लेता है कि चीजों को क्या कर लेता है जी, आत्मसात भी कर लेता है, यानी उन चीजों को सीखता है, और इसी को बोलते हैं भाई पर्यटक अनुभव, ठीक है। जैसे बहुत जगह पर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं। गंतव्य छवि निर्माण क्या है? गंतव्य का मतलब होता है रास्ता, और छवि का मतलब है इमेजेज और चीजों को देखना। जैसे मान लो कि भाई आप लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, जब आप लोग जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। आपको झरना दिखाई देगा, नदी दिखाई देगी, पहाड़ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि बस जहां चल रही है, बीच में पुल आ रहा है, पुलिया आ रही है, ठीक है, बीच में नदी आ रही है, ये बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। इसी को बोलते हैं गंतव्य छवि निर्माण। यानी हमें हमारे साथ में बहुत सारी इमेजेज बन जाती हैं। आप कैमरा लिए हैं नहीं लिए हैं, लेकिन आपके सामने बहुत सारे दृश्य आते होंगे ना, कि भाई जब भी हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं वो देखते नहीं कि दुनिया भर के जो दृश्य हैं वह हमारे सामने क्या है कि लगातार वह चलने रहते हैं, चलते रहते हैं ना। देखा होगा ना कि भाई गंतव्य छवि निर्माण उसे बोलते हैं। छवि निर्माण, छवि और छवि निर्माण के बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछेगा, लगभग 5 नंबर में आता है, ठीक है। देखो छवि एक कृत्रिम नकल है। छवि मतलब होता फोटो, किसी चीज की नकल को ही छवि बोलते हैं। अरे फोटो क्या भाई, किसी चीज की नकल कर लेना, हूबहू चीज को बना लेना ही छवि है ना। जैसे आपका जैसा रंग रूप है वैसा एक चित्र बना दिया गया, वही तो छवि है। यानी छवि क्या होती, छवि मतलब ये होता फोटो, ठीक है। तो फोटो क्या होती, एक प्रकार की नकल होती है। किसी वस्तु या बाहरी व्यक्ति के बाहरी रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। भाई जो बाहरी आकार है वही छवि होती है ना। अरे तुम्हारे जो बाहर का रंग रूप है, जो बाहर की बनावट है, वही तो छवि होती है ना, ठीक है। छवि एक ऐसी चीज है जिसका दृश्य चित्रण, छवि में क्या था भैया कि हमें दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे कोई कार का फोटो है, कोई आदमी का फोटो है, कोई झरने का फोटो है, कोई झील का फोटो है, तो क्या होती है छवि, एक प्रकार का क्या होता है जी, दृश्य होता है जो हम देखते हैं, जो हमारे सामने है नहीं लेकिन हम उसको देख सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई चीज नहीं है लेकिन आप बिना वहां गए, बिना देखे भी आप उसकी फोटो देख करके क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। छवि देख करके हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं ना। छवि का अर्थ है वस्तु की दृश्यता या दृश्यता कल्पना, जो चित्र या तस्वीर या पर्दे की मदद से मीडिया में दिखाया जाता है। अरे भाई छवि क्या होती, छवि एक प्रकार की फोटो होती है जिसको हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का जो बाहरी चित्र होता है उसको हम चित्रों या तस्वीरों के माध्यम से देखते, वही तो छवि होती है ना, ठीक है। एक छवि कई विशेषताएं होती हैं, वह ज्वलंत, ठोस, दृश्य, सामाजिक और दर्शक होते हैं। भाई छवि कहते हैं, छवि तो छवि में दृश्य होता है, दूसरा छवि में क्या होता है जी, छवि कह सकते किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का बाहरी आकृति है, बाहरी जो आकार है उसका एक रंग, उसका एक रूप होता है ना। कोई भी आकृति है, जैसे कार की भी छवि हो सकती है, छवि मतलब फोटो, कार की भी छवि हो सकती है, आदमी की भी छवि हो सकती है, ताजमहल की छवि हो सकती है, या चिड़ियाघर की छवि हो सकती है, लाल किले की छवि हो सकती है। तो उसका क्या है, वो बाहरी है। और छवि का ज्यादातर यूज कहां पर किया जाता है जी, मीडिया में किया जाता है। देखते नहीं कि भाई खबरों वबरों में अगर आप देखोगे पर्यटन, और छवि का यूज क्यों होता है और खासतौर से पर्यटन में। अरे भाई जैसे आपने कोई फोटो देखी और आपको बहुत अच्छी लग गई वो फोटो, तो बोलोगे चलो हम लोग वहां घूमने फिरने चलते हैं। तो भाई खास तौर से पर्यटकों को लाने में ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने फिरने आए, इसमें छवि की बड़ी भूमिका है। जैसे हम लोगों ने कहीं का फोटो देख लिया तो हमारे मन में लालच आ जाता है, चलो भैया फलानी जगह घूम करके आते हैं।
तो छवि देख करके हम लोगों के, यानी छवि मतलब फोटो, उसका जो बाहरी आकार है, ये पर्यटन को बढ़ाने का काम करती है छवि। ठीक है भाई, इमेज ना, गंतव्य छवि यानी स्टेशनल इमेजेस का अध्ययन 1970 में सामने आया, जब डीजे हंट ने अपने छवि पर प्रकाश डाला। तो छवि क्या करती है कि भाई कि जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आकर्षण करती है, यानी उनको खींचने का भी काम करती है। छवि तो करती है ना, इस फोटो या उस इमेज को देख करके ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर घूमने, छवि के जरिए कहीं किसी भी टूरिस्ट प्लेस का क्या होता, प्रचार प्रसार होता है। विज्ञापन में छवि का खूब यूज होता ना। जैसे भाई छवि क्या है, जैसे हम छवि दिखा करके, ताजमहल की छवि दिखा करके लोगों को खूब आकर्षित किया जाता है। लोग ताजमहल को देखने जा रहे हैं, लोग कुतुब मीनार को देखने जा रहे हैं, लोग कुछ भी इंडिया गेट देखने जा रहे हैं। तो क्या भाई छवि देखा, छवि देख करके, छवि के जरिए हम लोग क्या करते, फोटो के जरिए विज्ञापन यानी ऐड दी जाती है, और प्रचार के माध्यम में छवि का प्रयोग खूब होता है। और छवि एक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। छवि जो है पर्यटन को बढ़ाने में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। जैसे कई सारा टूरिस्ट प्लेस है, कुछ भी है, तो उसका हम लोग क्या कर देते, खास तौर से उसका जैसे मैगजीन में, अखबार में फोटो छप करके आती है, तो हम लोगों को बहुत आकर्षित करती है ना, कि हमारा भी मन करता भाई चलो फलानी जगह हम लोग घूम करके आते हैं। तो छवि और छवि निर्माण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम छवि की बात करें भाई, छवि तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ ही सकता है, और ये पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना आपको 5 मार्क्स में पूछता हो या 10 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने बात किया कि 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आपको मिनिमम 2, 2.5 या 3 पेज लिखना पड़ेगा, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम भी इसका सिर्फ मात्र 2 घंटे का होगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, संस्कृति का बाजारीकरण। और एक बात बता दूं, बाजारीकरण जो है 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाजारीकरण आएगा ही आएगा, और इसको करके जाना ही, खास तौर से 10 नंबर में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें भैया बाजारीकरण क्या है। देखो, प्रामाणिकता की धारणा मेजबान समाज की संस्कृति को बाजारीकरण के निकट से जोड़ती है। मेजबान मतलब समझते हो, मेजबान का मतलब होता है कि जैसे आप कहीं घूमने फिरने गए हैं तो वहां के जो लोग होंगे उनको मेजबान बोला जाता है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कश्मीर घूमने गया हूं, तो कश्मीर का आदमी क्या हो जाएगा, मेजबान हो जाएगा। और संस्कृति मतलब होता कि वहां का जो कल्चर है, खान पान, पहनावा, भाषा, ठीक है, रंग रूप, ठीक है, पहनावा, जो ये सब संस्कृति आती है। तो कह रहे हैं कि भाई कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहां का जो कल्चर है या वहां की जो संस्कृति है वो उसके एक प्रकार से बाजारीकरण हो जाता है, यानी उसकी मार्केटिंग होने लग जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि भाई कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने जाएंगे, तो कश्मीर की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, कहीं का मान लो केरल में लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, तो केरल में अगर लोग ज्यादा से ज्यादा घूमने फिरने जाएंगे तो वहां का जो कल्चर है उसकी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से मार्केटिंग होने लग जाएगी, बाजारीकरण हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन अध्ययन में बहुत चर्चा हो रही है। जहां एक और यह तर्क दिया जाता है कि पर्यटन प्रामाणिक अनुभव को बढ़ाता है, वहीं यह बताया गया कि यह सांस्कृतिक संपदा उपयोग वस्तुओं में परिवर्तित करता है जिनका प्रामाणिक रूप से वर्णन किया है। उदाहरण के लिए स्थानीय संस्कृति वस्तुएं जो वेशभूषा, लोक, जातीय कला, आभूषण के माध्यम से दी जाए, अक्सर विशेष रूप से पर्यटक का उपभोग के लिए बनाई जाती हैं, और अक्सर वास्तविक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, मूल वस्तुएं दूर होती हैं। करें कि भाई मेरे कि जहां पर घूमना फिरना बहुत बढ़ता है ना, वहां की जो चीजें हैं वो असली चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, उनको सिर्फ मार्केट के हिसाब से रंग रूप, चमक दमक खूब दिखाई जाती है, और जो वास्तविक उपयोग की चीजें हैं, जो असली जरूरत की चीजें हैं, वह दूर होती चली जाती हैं। जैसे मान लो कि भाई हम लोग समझ लो कि कहां रहते हैं, मान लो हम लोग महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, तो भाई मान लो हमारे महाराष्ट्र में पर्यटक स्थल बन गया, तो कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में अगर आप लोग घूमने फिरने जाओगे तो वहां आपको उनकी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी जो चीजें हैं, असली चीजें हैं, वो नहीं दिखाई जाएंगी। आपको वही दिखेगा जिसमें चमक दमक खूब ज्यादा होगी, बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी जैसे आपको वहां की वेशभूषा, पहनावा, कला, संस्कृति जो भी दिखाई जाएगा वो अक्सर
घूमने फिरने वाले जो लोग आ रहे हैं उनको ध्यान में रख करके खूब बनाया जाता है। जैसे भाई मान लो कि आपके इलाके में पर्यटक स्थल है और लोग खूब घूमने फिरने आ रहा है, तो पर्यटकों को ध्यान में रख करके और उनको चीजों को बेचने के लिए, जैसे मान लो आपके इलाके में लकड़ी का सामान खूब बनता है, किसका बनता है? लकड़ी का सामान खूब बनता है। तो भाई आपके इलाके में पर्यटक स्थल है, खूब घूमने फिरने लोग आते हैं और आपके यहाँ लकड़ी का सामान खूब बनता है, तो लकड़ी की ऐसी वस्तुएं ज्यादातर बनाई जाएंगी जो घूमने फिरने वाले लोग आ रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें। इस प्रकार से वहां का जो असली, उसमें बनावटीपन बहुत होगा, दिखावे वाला बहुत होगा। जिसे मान लो वहां के लोग लकड़ी का सामान बनाते हैं, ठीक है, मान लो देवी ओबी की नहीं लगाते हैं, तो लोग ऐसे उसमें देवी का फोटो लगा दें, इस प्रकार की। यानी संस्कृति का बाजारीकरण का मतलब होता है कि कहीं पर भी अगर पर्यटन बढ़ रहा है तो वहां का जो लोकल चीजें हैं, लोकलाइज चीजें हैं, लोकल चीजें हैं, उसको चमक दमक के साथ, उसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भाई मेरे चमक दमक के साथ चीजों को दिखाना शुरू करता है और बेचने के उद्देश्य से, मार्केट के उद्देश्य से ये सारी चीजें की जाती हैं। इसी को कहा जाता है संस्कृति का बाजारीकरण। इस तरह निर्मित वस्तुओं से कोई अपना मूल अर्थ खो देता है और पर्यटक अनुरूप संशोधित उत्पादक फिर स्वदेशी संस्कृति में अपना प्रमाणिक मूल्य उपयोगिता खो सकता है। मात्र एक नमूने के रूप में अक्सर, उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें कि सिर की टोपी को अभी भी उसकी महान पहचान संस्कृति के रूप में पेश किया गया, दूसरी ओर कह सकते हैं कि प्रथा के मूल में हाशिए पर है, जो ज्यादातर मजदूरी और सफाई कर्मी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखो मान लो कहीं पर अगर कोई पहनावा, जैसे मान लो कि भाई कहीं पर शॉल बनती है, कहीं पर साड़ी बनती है और मान लो वहां पर पर्यटक स्थल हो गया है, तो लोग बेचने के उद्देश्य से ना, पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ऐसी शॉल बनाएंगे, ऐसी साड़ी बनाएंगे जो उनको लुभा सके और उनको कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें। यानी लोक लुभावनी चीजें खूब की जाएंगी। इसी को बोलते हैं संस्कृति का बाजारीकरण। जैसे मान लो कि भाई तुम कहीं घूमने फिरने जाते हो, वहां लकड़ी का सामान बनता है या वहां मिट्टी का सामान बनता है, वहां शॉल बनती है या वहां साड़ी बनती है या वहां कोई कपड़ा बनता है, वहां लोकलाइज चीज है, तो वहां के लोग ना उसको सिर्फ बेचने के उद्देश्य से, मार्केटिंग के उद्देश्य से ऐसी आकर्षक बनाएंगे ताकि उसको बेच के पैसा कमा सकें। इसी को कहा जाता है कि जिस संस्कृति का यानी आपने अपनी कला और संस्कृति को बाजार में बेचने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से आप उसकी अपनी संस्कृति को मार्केट में लेकर के आ रहे हो। इसी को कहा जी संस्कृति का बाजारीकरण। समझ रहे हो? यानी पर्यटक संस्कृति के बीच अध्ययन करते हुए समाज वैज्ञानिकों ने कहा, यह तर्क दिया कि पर्यटन जो है पारंपरिक सांस्कृतिक रूप में स्थानीय रुचि को पुनरुद्धार प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार स्थानीय अभिनेताओं को लाभ पर करे कि भाई जहां पर पर्यटन खूब बढ़ता है वहां के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, और एक बात बताओ कि भाई आपके गांव में पर्यटक स्थल बन गया, आपके गांव में लकड़ी का सामान बनता है, आपके गांव में मिट्टी का सामान बनता है, तो लोग लकड़ी और मिट्टी का सामान ऐसे ऐसे बनाएंगे अपनी कल्चर संस्कृति का और उसको सिर्फ बेचने के उद्देश्य से, लुभाने के उद्देश्य से, यानी असली नहीं बनाएंगे, उसमें चमक दमक बहुत ज्यादा रहेगी। फैशन, जैसे फैशनी चीज बहुत बनाएगा, ये समझ लीजिए। जैसे वहां के लोकल लोग मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ बनाते हैं या मिट्टी का कोई और सामान बनाते हैं, तो वो लोग ऐसी चीजें बनाने लग जाएंगे जो चमक दमक है, जिसको वो सिर्फ बेच सके। इसी को हम लोग कहते हैं जी संस्कृति का बाजारीकरण। यानी आपने पूरे कल्चर को और अपनी पूरी सभ्यता संस्कृति को मार्केटिंग में खड़ा कर दिया है और सिर्फ बेचने और लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। यह चेतावनी दी जाती है कि पर्यटकों की मांग के कारण सांस्कृतिक उत्पाद और परंपराओं के सौंदर्य गुण करें कि भैया मेरे, कि जब कोई भी जहीं घूमने फिरने गए हो वहां की लोकल चीज अगर आप लोग खरीदोगे ना, तो उसमें गुणवत्ता, उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी, उसमें खाली चमक दमक रहेगी, उसमें दिखावा बहुत रहेगा ताकि उसको लोग खरीद लें। यानी उसमें जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जो असलियत है, वो चीजें लगभग खत्म होती चली जाती हैं, वो सिर्फ दिखावा ही रह जाता है। मूल संस्कृति के विनाश और परिवर्तन के साथ ही कुछ सांस्कृतिक लक्षण केवल व्यर्थ वस्तुओं के रूप में बनते हैं जो बाहरी लोगों के लाभ कमाने के लिए, अगर आप देखोगे कहीं पर अगर कुछ बिक रहा है ना, तो बाहरी लोगों को ललचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से चीजों को बनाने लग जाएगा। जैसे कहीं कोई पर्यटक स्थल है
तो वहां पर बहुत सारी चीजें बिकने लग जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए, वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए और खाली मात्र और पैसा और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए लोग ऐसे बहुत सारी वस्तुएं बना करके बेचना शुरू कर देते हैं, जो वहाँ की लोकल चीजें हैं, जो वहाँ की लोकलाइज चीजें हैं। जैसे वहाँ मिट्टी का सामान बनता, मिट्टी की चीजें बनती हैं, लकड़ी की वस्तुएं बनती हैं, या मान लो लोहे का चीज बनता है, या वहाँ की भाई कोई कपड़ा बनता है, कोई सोल बनती है, कोई तौलिया बनता है, कुछ भी बनता है, या शर्ट में कुछ ऐसा बनता है, साड़ी बनती है, तो उसमें लोग सिर्फ फूल पत्ती बहुत लगाने लग जाएंगे, यानी उसको फैशनी टाइप से बना करके, यानी वहां सिंपल बनता होगा तो लोग बेचने के उद्देश्य से उसको फैशनी बना देंगे और उसको धीरे धीरे और फैशनी बनाता चला जाएगा और असलियत धीरे धीरे उसकी खत्म होती जाएगी, उसमें मात्र दिखावा दिखावा ही रह जाएगा। इसी को बोल रहे हैं संस्कृति का बाजारीकरण, यानी आपने अपनी संस्कृति को मात्र, यानी आपने अपनी कला को बेचा है बस खाली उसमें आकर्षक दिखा करके, और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। यही है जी संस्कृति का बाजारीकरण। ठीक है कि भाई आप अपने कौशल और अपने शिल्प के माध्यम से ऐसी चीजें तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब वहां पर पर्यटक स्थल आ गया बेचने के लिए, आप उसको फैशनी बना रहे हैं। उसमें बहुत, जैसे मान लो सिंपल साड़ी कहीं बनती है तो उसमें डिजाइन बनने लग गया, उसमें फूल पत्ती बनने लग गई, उसमें और कुछ होने लग गया, उसमें सितारे उतारे जड़ने लग गए। क्या है ये? आप सिर्फ बेचने के उद्देश्य से आप बनाने लग गए। यही बोलते हैं संस्कृति का बाजारीकरण, यानी वहां की जो लोकलाइज चीजें हैं, जो वहां लोकल सामान मिलता है, पहले तो अच्छा मिलेगा, लेकिन बाद में सिर्फ वो लोग सिर्फ मार्केटिंग और बेचने के उद्देश्य से बहुत ज्यादा फैशनी बनाएंगे और उसमें सिर्फ असलियत जो असली जो चीज है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। और भाई बाद में यही आदमी बोलता है कि फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, यानी वहां जो चीजें मिलेंगी उसमें मिलावट हो सकती है, असलियत आपको कम मिलेगा। जैसे भाई कोई कश्मीर घूमने गया है तो सोच रहा कि कश्मीरी सोल खरीद लेंगे, तो वो समझ लो कि कश्मीरी सोल जो लोग बना रहे हैं सिर्फ बेचने के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केटिंग के उद्देश्य से लोग बना रहे हैं, उसमें असलियत जो असली चीज है वो शायद धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि वहां के लोकल लोग सिर्फ अपनी कला और अपनी संस्कृति को, या जो वहां की लोकल चीजें हैं उसको बेचने के माध्यम से चीजें बना ले। इसी को बोलते हैं जी संस्कृति का बाजारीकरण, यानी हमने सिर्फ बेचने के लिए उसको बहुत ज्यादा फैशनी वैशनी बना करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई संस्कृति है, कोई कला है, कुछ भी चीज है, जैसे हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए, तो इसी को बोलते हैं जी संस्कृति का बाजारीकरण कहा जाता है। यानी आप सिर्फ बेचने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से आप इस प्रकार की चीजें करते हैं कि भाई ज्यादा ज्यादा हमें मुनाफा हो जाए, ज्यादा चीजें हमें लाभ मिल जाए। ठीक है, यही है संस्कृति का बाजारीकरण और पेपर में आएगा। जो जैसे मैंने समझाया है आप लोग इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपको इससे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो एग्जाम में आपको लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और नंबर भी अच्छे खासे जाएंगे। 50 नंबर में मैं जरूर कह सकता हूं कि 35-40 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा, पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें हम लोग खास तौर से देखेंगे राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा पर्यटन, वैश्वीकरण और नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दो ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो मैंने आपको बताया ना 6.3, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है। पर्यटन और वैश्वीकरण को लेकर के खूब क्वेश्चन पूछे गए, 10-10 नंबर में आए हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण। देखो, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक बलों और शक्ति संबंधों का अध्ययन शामिल है, जिससे बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। देखो एक बात करें भाई कि जो राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण यानी आर्थिक मतलब यानी जो अर्थव्यवस्था है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई पर्यटन जो है वो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को भी बहुत गति देता है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि कहीं पर भी अगर भाई लोग घूमने फिरने आ रहे हैं, उससे वहां के जो लोकल लोग हैं या जो लोकलाइज लोग हैं उनको एक प्रकार से आर्थिक लाभ बहुत होता है। पता होगा ना कि क्या वजह से, मान लो कि आपके इलाके में कोई पर्यटन क्षेत्र है तो लोग घूमने फिरने आएंगे, तो लोग कोई भाई होटल बना देगा, कोई दुकान बना देगा। ठीक है, कोई उनको भाई खाने का होटल खोल देगा। ठीक है, कोई रहने की व्यवस्था करा देगा। ठीक है, इस प्रकार से उसमें बना देगा, गेस्ट हाउस टाइप के बना देगा। तो जहां पर भी पर्यटक स्थल बढ़ते हैं, पर्यटक
बनते हैं वहां के जो लोग हैं उनको आर्थिक लाभ बहुत होता है भाई। जैसे किसी ने 25-30 कमरे बना दिए तो लोग आकर के उसमें रुक रहे हैं तो उसकी आमदनी हो रही है, ठीक है। लोग वहां पर ऑटो करके आ रहे हैं, बस करके आ रहे हैं, रिक्शा करके आ रहे हैं, तो वहां के जो लोग रिक्शा चालक वालक हैं उनको फायदा हो रहा है। पर्यटक स्थल बनने से कह सकते हो कि वहां की जो दुकानदार हैं, जो कोई खाना पीना बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा है, कोई चीजें बना करके बेच रहा है, तो उसको लोग खरीदेंगे, उनको लाभ होगा, ठीक है। वहां के जो होटल हैं या जो रहने के स्थान है, गेस्ट हाउस हैं, वहां लोग रुक रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि जहां पर भी पर्यटन केंद्र बन जाता है वहां भैया आर्थिक लाभ वहां के लोकल लोगों को या लोकल अर्थव्यवस्था जो वहां की राजनीतिक रूप होते हैं उनको बहुत लाभ होता है भाई। पर्यटन केंद्र बनने से सरकार को भी लाभ होता है, उसका टैक्स मिलता है। जैसे कहीं पर लोग घूमने फिरने आते हैं, उसका जो टिकट लगता है उसको इस प्रकार से सरकार को लाभ होता है। और वहां के जो लोग हैं वो सामान बेच करके, सामान उनको लेकर के आने के लिए, जाने के लिए, खाना पीना सब लोग वहीं करेंगे। तो इससे एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक लाभ बहुत होता है भाई। जो पैसा ज्यादा ज्यादा वहां के लोग कमाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, चीजों को करेंगे, तो क्या भाई वहां के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको तो बहुत सारा फायदा होगा। तो यही है आर्थिक दृष्टिकोण, यानी आर्थिक रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो इससे भाई मेरे बहुत ज्यादा लाभ होता है, ठीक है। और जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आर्थिक विकास जो है पर्यटन आधारित हो गया है। अब जैसे अगर आप लोग देखोगे कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, ताजमहल कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत आर्थिक लाभ देता है। लोग घूमने फिरने आते हैं, सरकार ने टिकट लगा रखी है, इतनी बड़ी संख्या में लोग घूमने फिरने आते, तो उसका पैसा सरकार को मिल रहा है। दिल्ली में देखो कितने पर्यटन क्षेत्र हैं, लोग घूमने फिरने आते, उसको सरकार को लाभ होता है। वहां के आसपास के दुकानदार, वहां के जो होटल हैं, बाकी सबको लाभ होता ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका आर्थिक लाभ जो है वो हमें बहुत होता है भाई। कहीं पर भी पर्यटन क्षेत्र खुल जाता है तो उसका आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा। पर्यटन बढ़ने से नगर में जो गतिशीलता बढ़ती है, जैसे भाई दिल्ली के इलाके में मान लो कि भाई इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, ठीक है, या मान लो कि लाल किला है, तो इसको लोग जो घूमने फिरने जा रहे हैं उससे कह सकते हैं कि वहां के जो आसपास के लोग हैं उनको तो भाई आर्थिक लाभ तो बहुत हो रहा ना, कि लोग चीजों को खरीद रहे हैं, वहां आ रहे हैं, रुक रहे हैं, देख रहे हैं, खरीद भी रहा बहुत सारा सामान, तो क्या आर्थिक लाभ तो हो ही रहा ना। इसी को बोलते हैं ये है आय, आर्थिक लाभ तो बहुत होता ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे पर्यटन वैश्वीकरण। भाई पर्यटन आप सबको खूब पता होगा पर्यटन क्या होता है। पर्यटन होता है जी जब हम लोग घूमने फिरने कहीं पर जाते हैं, तो पर्यटन जैसे आप कहीं घूमने फिरने जाते तो यही पर्यटन है। पर्यटन कह सकते हैं वैश्वीकरण होने से बहुत लाभ हुआ है। आप सबको तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण एक प्रकार से कह सकते हो कि वैश्वीकरण कह सकते हैं 91 में हुआ, 1991 या 1990 में वैश्वीकरण हुआ। और वैश्वीकरण ने क्या किया कि सभी देशों की बाजार और मार्केट को खोल दिया, ठीक है। जैसे वैश्वीकरण होने से अगर आप देखोगे कि लोग टूरिस्ट, जैसे लोग अमेरिका घूमने जाते हैं, जापान घूमने जाते हैं, चीन घूमने जाते हैं, तो वैश्वीकरण होने से क्या हुआ रहा है कि मुक्त बाजारीकरण, यानी वैश्वीकरण को कहते हैं कि जब सभी देशों ने अपनी बाजार को खोल दिया। आप सबको पता कि भारत ने 91 में एक प्रकार से उसने क्या कि वैश्वीकरण में भारत शामिल हुआ और कह सकते कि अपनी मार्केट को दूसरे के लिए खोला ना। देखो अब देखो, अगर आप देखोगे भाई चीन के जो बने सामान है हमारे देश में भी आकर के बिक रहा है, देखते नहीं हो क्या? वैश्वीकरण है जी। और हमारे देश का जो बना सामान है वो और भी कई सारे देश हैं वहां पर जाकर के बिक रहा है। क्या है कि ये आर्थिक नीतियां हैं। आर्थिक नीतियों को क्या कर दिया गया है? बहुत उदारवादी बना दिया गया। कोई भी देश का आदमी किसी दूसरे देश में जाकर के भाई भारत की चीजें पाकिस्तान में, चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भारत के जो बने प्रोडक्ट हैं, कुछ भी है, कुछ भी भारत से जो बिकने जा रहा है वो जाकर के बिक रहा है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे भारत में चीन के बने सामान हैं, अमेरिका के बने उत्पाद हैं, जापान में बनी चीजें हैं, वो भारत में आकर के बिक रही हैं। क्या यही तो वैश्वीकरण है, ठीक है। और वैश्वीकरण से अगर हम लोग बात करें कि पर्यटन को बहुत लाभ हुआ है, ठीक है। पर्यटन कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत लाभित हुआ भाई वैश्वीकरण होने से बाजार खुली और इससे कह सकते हैं कि लोगों का घूमना फिरना भी खूब बढ़ा है। आप लोगों ने तो यहां तक सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जिनका कोई और काम नहीं, सिर्फ वहां लोग घूमने फिरने बहुत जाते हैं, उनकी आमदनी सिर्फ टूरिस्टों के बेस है कि लोग वहां पर भैया घूमने फिरने आ रहे हैं। तो पर्यटन
कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को एक प्रकार से बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण होने से कह सकते हैं कि पर्यटन काफी बढ़ा है। जैसे अगर आप देखोगे एक तो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी खुली है वैश्वीकरण होने से। दूसरा अगर आप देखेंगे इससे पर्यटन को भी खूब सारा लाभ हो रहा है ना। पर्यटन जो है, पर्यटक जो कह सकते हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा घूमने फिरने आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा घूम फिर रहे हैं, तो कह सकते हैं इससे भारत में जो पर्यटन है वो काफी तेजी से, अगर हम लोग बात करेंगे, वो बढ़ भी रहा है ना, कि भाई हाईली लोग घूमने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखो, हम लोग देखो चाइना घूमने जाते हैं, अमेरिका घूमने जाते हैं, हर देशों में अगर आप देखेंगे तो घूमना फिरना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैश्वीकरण का ही तो लाभ है। और इससे नई राजनीतिक व्यवस्था का भी जन्म हो रहा। एक प्रकार से कह सकते हैं पर्यटन बढ़ने से और वैश्वीकरण होने से एक देश की राजनीति दूसरे देश की राजनीति से प्रभावित भी हो रही है। इसका भी लाभ हो रहा ना, कि भाई वैश्वीकरण जब 1990 में हुआ और कह सकते उदारीकरण आया और मुक्त बाजार और आर्थिक नीतियों को उदार बनाया गया, तो इसने एक प्रकार से कह सकते हो कि इसने पर्यटन को भी लाभ दिया और एक प्रकार से कह सकते हैं कि नई अर्थव्यवस्था को भी इसने लाभ दिया है। देखते नहीं भारत में कितने सारे देशों के बने हुए उत्पाद आकर के बिक रहे हैं। देखो आप लोग कहते नहीं कि भारत में भाई चाइना का बहुत सामान बिक रहा है। चाइनीज जो फोन आए तभी बाकी फोन इंडिया में सस्ते हुए। देखा होगा ना कि भारत में पहले जब मोबाइल आया था बहुत महंगा मोबाइल मिलता था। शुरू में मुझे लगता है आप सबकी उम्र बहुत कम होगी, तो अगर आपने देखा होगा कि 2005-2006 में जिन लोगों ने मोबाइल फोन खरीदा होगा तो उस समय जी मोबाइल फोन बहुत महंगा आता था। भारत में जो मोबाइल आते थे वो नोकिया के आते थे या सैमसंग का आता था या एलजी के फोन ज्यादातर आते थे। लेकिन जब भारत में बड़ी संख्या में चाइनीज मोबाइल आए जिनकी आवाज बहुत ज्यादा होती थी, एक तो साउंड उनका बहुत ज्यादा होता है जो चाइनीज मोबाइल होते थे, ठीक है, और जब चाइनीज मोबाइल भारत में आकर के बिकने लगे तो बाकी जो कंपनियां थी जैसे सैमसंग है और बाकी जो कंपनियां थी इनके रेट तब जाकर के डाउन हुए। तो भारत में भैया जो चाइनीज मोबाइल आकर के बिक रहा और चाइनीज चीजें आकर के क्यों बिक पाई? क्योंकि वैश्वीकरण के जरिए ही बिक पा रही, क्योंकि मार्केट वैश्वीकरण में खुली है, अर्थव्यवस्था जो है ओपन मार्केट हो गई, ये मुक्त बाजार यानी ओपन मार्केट हो गई ना। यही तो वैश्वीकरण है कि कोई कहीं पर भी जाकर के अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को बेच सकता है। पर्यटन उद्योग में अगर आप देखो जैसे होटल है, एयरलाइंस और यात्रा कंपनियों को भाई खूब फायदा हो रहा पर्यटन बढ़ने से। जैसे होटल मालिकों को भैया पर्यटन से खूब फायदा होता है, जो लोग घूमने फिरने आते हैं। एयरलाइंस जो है, अरे भाई जो हवाई जहाज वाले हैं इनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो यात्रा वाली कंपनियां हैं। तो पर्यटन से और कह सकते हैं एक प्रकार से जो लोग घूमने फिरने आ रहे हैं इससे खूब, और राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को तो लाभ तो होता ही होता है, बट नई जो राजनीति है उसका भी एक प्रकार से लाभ। जैसे भारत और जैसे मान लो एक देश का दूसरे देश के साथ खूब व्यापार होता है, तो एक देश दूसरे देश की राजनीति में भी उसका बहुत ज्यादा क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है ना। तो ये भी सारी चीजें होती हैं। तो पर्यटन और कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण पूछा ही जाएगा, और वैश्वीकरण सिंपल से है, इसको एक प्रकार से कह सकते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण होता है कि जब मार्केट को ओपन कर दिया जाता है कि एक देश का प्रोडक्ट या एक देश में बने उत्पाद जब दूसरे देश का प्रोडक्ट तीसरे देश में जाकर के बिकने लग जाता है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यानी मार्केट को ओपन कर दिया, उदारीकरण हो गया है, ठीक है, उदार अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यानी पहले जो बाजार बंद होता था, आप किसी दूसरे देश में जाकर के अपने उत्पाद या प्रोडक्ट को आप नहीं बेच सकते थे इस प्रकार से। लेकिन अब अगर हम लोग बात करेंगे तो जाकर के भाई आप अपने देश में बने जो उत्पाद हैं, जो बने प्रोडक्ट हैं, आप उनको आसानी से जाकर के यानी सुचारू रूप से जाकर के जो आपके देश में जो बने प्रोडक्ट हैं, जो बने उत्पाद हैं, उनको आप बेच सकते हैं। भाई वैश्वीकरण में तो यही हुआ ना, यानी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, ठीक है। भारत में लगभग 91 में हुआ है जब भारतीय मार्केट को खोला गया, तो यानी पूरा उदारीकरण कर दिया। तो वैश्वीकरण और पर्यटन, वैश्वीकरण और जो नई अर्थव्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, मूर्त और अमूर्त धरोहर, जिसमें हम लोग खास तौर से सांस्कृतिक धरोहर की क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक धरोहर जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा हेरिटेज जो है, एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। सांस्कृतिक धरोहर की बात करेंगे। मूर्त अमूर्त का मतलब, मूर्त का मतलब होता है कि भैया जो हमको दिखाई देती है, अमूर्त का मतलब जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। हेरिटेज की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए
इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भाई काफी रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा सांस्कृतिक धरोहर। देखो धरोहर यानी हेरिटेज जो शब्द है वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर दोनों शामिल है। धरोहर मतलब समझते भाई प्राचीन काल में कोई भवन बना है, कोई स्मारक बना है, कुछ भी बना है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से दोनों, यानी धरोहर को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, हेरिटेज बोला जाता है। अगर आज हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में सांस्कृतिक विविधता को समझना, तो हम संस्कृति और प्रकृति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ हद तक सांस्कृतिक धरोहर पर्यावरण के अनुकूल होती है। यानी जो हमारा कल्चर है सांस्कृतिक धरोहर उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को हम लोग इसमें समझेंगे, सांस्कृतिक धरोहर की प्रकृति की व्याख्या करेंगे, सांस्कृतिक धरोहर भाई धरोहर में क्या योगदान है, और सांस्कृतिक धरोहरों की बात करेंगे। सांस्कृतिक धरोहर क्या है? सांस्कृतिक धरोहर लोगों के जो मूल्य हैं, जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों के रीति रिवाज है, उनसे जुड़ी जो चीजें होती हैं वही हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। पूरे देश के मामले में अगर हम लोग बात करें, अपनी मूल्य की सीमाओं के भीतर सांस्कृतिक संपत्ति की सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं ना। जैसे अगर आप देखो भैया कोई कलाकृति है, कोई भौगोलिक चीज है, जैसे अगर आप देखोगे ताजमहल क्या है, एक सांस्कृतिक धरोहर है। कोणार्क का जो मंदिर है क्या है, एक सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसे धरोहर स्थल एक राष्ट्र के रूप में अपने स्वामित्व की भावना को पैदा करते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, कोणार्क मंदिर है, जो मंदिर बने हुए हैं, ये सभी हमारे किस में आते हैं, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम इसकी बात करते हैं। भाई ये क्या है, सारी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए राष्ट्र के लिए ये अनिवार्य है। भाई किसी देश की पहचान होते हैं जो उसकी सांस्कृतिक धरोहर होती है। देखो भारत की पहचान देखो, ताजमहल है, हमारे यहाँ पर अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं, जो हमारे यहाँ पर पुराने और बड़े जो मंदिर हैं, क्या है कि सांस्कृतिक धरोहर जो होती है किसी देश या किसी राष्ट्र की पहचान के रूप में इसकी बात करते हैं। और जो सांस्कृतिक धरोहर होती है वह राज्य को यानी स्टेट को एक प्रकार से राजस्व और एक पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा क्या करती है भाई, मदद करती हैं। अगर आप देखोगे कि जो भी सांस्कृतिक धरोहर होती ना, जैसे अगर आप देखोगे पुरानी जो भी चीजें बने, जैसे पुराना कोई मंदिर बना है, पुराना कोई भवन बना है, पुरानी कोई इमारत है, जैसे अगर आप बात करें जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ताजमहल है, कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर है। अगर आप बात करेंगे कि भाई जैसे बुलंद दरवाजा है, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। ठीक है, और ये पर्यटन का क्या है, एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। देखो यहाँ पर कितने सारे लोग इसको यहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं ना, देखा होगा ना, बहुत सारे लोग इसमें घूमने फिरने। सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है, दूसरा भैया आनंद हमको बहुत देती है। अगर आप लोग यहाँ पर घूमने फिरने जाएंगे तो आपको आनंद बहुत मिलेगा। दूसरा, सांस्कृतिक धरोहरों से हम किसी देश के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके कल्चर के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। यानी जो सांस्कृतिक धरोहरें होती हैं वो हमें किसी देश के कल्चर के बारे में या इतिहास के बारे में अगर आप देखेंगे तो चीजों को समझने में क्या होता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। कोई भी सांस्कृतिक अगर आप घूमने फिरने जाएगा आपको। दूसरा, अगर आप मूल्य देकर देखो, खास उसे पैसा भी देती हैं। अगर आप सांस्कृतिक धरोहर देखो भाई, सरकार को कितना सारा उससे पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है ना, जब घूमने फिरने लोग आते नहीं, और एक टिकट लगा करके जो हम लोग देखते उगते हैं, तो भाई सरकारी जो पैसा, सरकार को पैसा भी खूब मिलता है और इसका सरकार देख रेख भी करती है। अगर आप बात करेंगे भाई सांस्कृतिक धरोहर जो हैं, जो हमारे कल्चर में है, उसको सरकार उसको देखने का भी काम करती है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कला, अगर आप देखोगे कि इस पे मैके के संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ स्कूल, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में युवा लोगों को शास्त्रीय कला के रूप में ग्रहण करने का श्रेय दिया। उन्होंने पिछले 42 वर्षों से अथक परिश्रम किया है। इसे कला और विज्ञान के क्षेत्र में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। जैसे अगर बात करें भारत में भैया, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वह भी क्या हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। जो म्यूजिक है, जो संगीत है, ठीक है, वो भी क्या है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको कह सकते हैं भाई। कि जो हमारे यहाँ पर जो अगर आप देखोगे जो कलाएं हैं, जो आर्ट है, ठीक है, जो शिक्षण के केंद्र हैं, जो व्यवसाय है, जो सार्वजनिक केंद्र हैं, क्या है, ये हमारी यहाँ भाई कला है, कलाओं के केंद्र हैं। ये भी एक प्रकार से कह सको कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको कहा जा सकता है।
ठीक है, जैसे भारतनाट्यम है, हमारे यहाँ पर संगीत है, जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत कला है, हमारी फिल्में हैं, ये सब क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं भाई ये सांस्कृतिक धरोहर है। समझ रहे हो, जिसे हमारे यहाँ पर गद्य लेखन है, कविता है, कहानियां हैं, नाटक है, फिल्में हैं, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, ये सारी चीजें ये भी हमारी क्या है, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको बोलते हैं। समझ रहे हो, ये भी क्या है, सांस्कृतिक धरोहर। दूसरा अगर आप देखें हमारे यहाँ पर जो उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे होली, होली भाई हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो होली क्या है, एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें आपको एक कहानी सुनी होगी हमारे यहाँ पर, कहानी की भाई हिरण्याकश्यप नाम का एक राजा रहता था और वो उसका जो लड़का है प्रहलाद, ठीक है, हिरण्याकश्यप कहता कि मैं ही भगवान हूँ, और उसका जो पुत्र था वो कहता था ये आप भगवान नहीं है, भगवान तो एक प्रकार से कौन है, भगवान विष्णु की पूजा करता है। और हिरण्याकश्यप अपने बेटे से कहता कि तुम मेरी पूजा करो, और इससे गुस्सा होकर के हिरण्याकश्यप, अब उसकी एक बहन है जिसका नाम है होलिका, सुना होगा ना, कि जो एक भाई अग्नि कुंड जलता उसमें जाकर के होलिका बैठ जाती और प्रहलाद भी बैठ जाता। होलिका को आशीर्वाद था कि वो आग में कभी भी जलेगी नहीं, लेकिन होलिका जल जाती है और प्रहलाद बाहर निकल आता है। उसी से अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या भाई, होली का त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो हमारे त्योहार है, उत्सव है, वो भी क्या है, एक प्रकार से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। जैसे दिवाली है, होली है, दिवाली है, जितने भी त्योहार अगर आप देखेंगे हमारे देश में मनाए जाते हैं, ये हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भैया जो खान पान है, ठीक है, खाने में जो हम खाद्य पदार्थों का यूज करते हैं वह भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हेरिटेज के रूप में इसको कह सकते हैं। भाई खान पान में अगर आप देखोगे ना भाई, अलग अलग, जैसे गुजराती खाना है, पंजाबी खाना है, मराठी खाना है, साउथ इंडिया की बिल्कुल अलग प्रकार से डिश है, वहां पर अलग प्रकार से खान पान अगर आप देखेंगे ना, तो क्या है, यह भी क्या है, एक प्रकार से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम खान पान को भी ऐड करते हैं। अब बात करेंगे हेरिटेज स्थल। देखो, जब हम धरोहरों की बात करते हैं, हेरिटेज आ सकता है पेपर में, जब हम धरोहर की बात करते हैं तो माना जाता है कि ये पुरानी इमारतें हैं, स्मारक है, भवन है, ये बहुत ऐतिहासिक स्थल हैं। लेकिन इन धरोहर में कोई वस्तु ईंट या पत्थर तक सीमित नहीं है, बल्कि इमारतें कितनी पुरानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धरोहर को खास तौर से जो सरकार है उसका संरक्षण भी करती है और उसको बचाती है, ताकि भैया ये जो पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहे। जैसे ताजमहल देखो कितना समय पहले बना है, बहुत सारे मंदिर कितने समय पहले बने हैं, तो सरकार इनका रखरखाव भी करती है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भाई इनको देख सकें, यहाँ पर घूमने फिरने आते ना भाई, जान सके ना भाई हमारी सभ्यता कैसा है, हमारी संस्कृति कैसा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर त्योहार है, भाषा है, संगीत है, हस्तशिल्प है, वस्त्र है, कपड़े हैं, सरकार इनको बचाने का भी प्रयास करती है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जितने स्मारक हैं, भवन हैं, उसको सरकार भाई उनका रखरखाव करती है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनको क्या कर सके भाई, देख सके ना। देखो हम लोग घूमने जाते हैं भाई, ताजमहल कब का बना हुआ है, आज का बना नहीं है। राजस्थान में देखो कितने सारे किले बने हुए हैं, वो आज के बने हैं, लेकिन सरकार उनका क्या करती भैया, रखरखाव करती। हेरिटेज का मतलब होता है सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है, तो इनका रखरखाव भी क्या करती भाई, सरकार करती, इसमें पैसा भी खर्च करती है। यहाँ पर जब लोग घूमने फिरने जाते हैं, जो टिकट लगती है, टिकट क्यों लगाते हैं भाई, टिकट से जो पैसा आता है उसको सरकार को पैसा मिलता है, उससे कह सकते हैं वो जो स्थल आप घूमने फिरने गए उसका रखरखाव किया जाता है, उसी पर उसके पैसे खर्च किए जाते हैं भाई, उसकी एक प्रकार से उसकी कंडीशन ठीक रखी जाए, उसका रखरखाव में भी तो पैसा खर्चा होगा। तो हेरिटेज स्थल को सरकार क्या करती है, रखरखाव करने के लिए भी पैसा खर्च करती है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कहीं पर भी अगर हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं, कहीं ताजमहल गए, कहीं किसी भी आप मान लो कोई किला देखने गए या कोई मंदिर देखने गए, तो अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमें क्या लगता है, पैसा भी हमारा लगता है, ठीक है, टिकट के रूप में लगता है। अगर आप कहीं घूमने फिरने जाओगे ना, तो टिकट से जो पैसा आता है भैया, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको आप लोग ये कह सकते हैं कि उसको हम जाकर के भाई उसको खर्च करते हैं उसी पर, उसके रखरखाव में। जो इमारत है, जो भवन है, जिसको लोग देखने आ रहे हैं, ठीक है, उसका रखरखाव कौन करती है भाई, सरकार करती है, ठीक है। सरकार राजस्थान में जैसे मैंने बताया बहुत सारे हमारे स्मारक हैं, ठीक है, तो इनका रखरखाव भी सरकार करती है, ठीक है। तो हेरिटेज स्थल से रिलेटेड अगर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और पूछा जा सकता है। और देखो एक चीज मैं बताऊं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 10 नंबर का था, और 10 नंबर में आप लोग 2-2.5 पेज आराम से हेडिंग बना करके अपने पेपर में लिख सकते हैं। और आसान सा पेपर आता, बहुत मुश्किल सा एग्जाम में क्वेश्चंस
नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा, पर्यावरणीय पर्यटन। ठीक है, जिसमें हम लोग खास देखो पर्यावरणीय पर्यटन का सिंपल सा मतलब क्या होता है आप लोग ये समझिएगा। देखो भाई, जैसे मान लीजिए हम पर्यटन मतलब होता है घूमना फिरना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग भाई कश्मीर घूमने फिरने जाते हैं, तो हम लोग वहां पर पर्यावरण को देखने जाते हैं, वहां पर झील को देखने जाते हैं, वहां के मौसम को देखने जाते हैं, वहां पर थोड़ा ठंड का मौसम रहता है क्योंकि उत्तर भारत में गर्मी बहुत होती है। तो जैसे अगर कोई कश्मीर घूमने जाता है, या मान लीजिए कि हिमाचल जाता है, कुल्लू मनाली जाता है, तो यहाँ पर खास तौर से हम लोग जो घूमने फिरने जाते हैं वो पर्यावरण को ही देखने जाते हैं, पर्यावरणीय पर्यटन है। अगर आप देखेंगे जैसे दार्जिलिंग लोग घूमने जाते हैं, बंगाल अगर आप घूमने जाओगे, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहीं घूमने फिरने जा रहा हूं, मैं पहाड़ देखने जा रहा हूं, या कोई झील उल देखने जा रहा हूं, या वहां का मौसम बहुत अच्छा है, वहां ठंड का मौसम है, या वहां गर्मी का मौसम है, या वहां का यानी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, या मैं मान लो कि वहां पर पहाड़ देखने जा रहा हूं, कोई पहाड़ देख रहा हूं, कोई नदी देख रहा हूं, कोई झील देख रहा हूं, वहां इस प्रकार के अगर, या मान लो बर्फबारी देखने गया हूं, इस प्रकार का अगर आप लोग कोई घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, पर्यावरणीय पर्यटन। यानी पर्यावरण से संबंधित अगर आप किसी पर्यटक स्थल पर जाते हैं और वहां पर आप पर्यावरण को निहार रहे हैं और पर्यावरण का आनंद ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं भैया पर्यावरणीय पर्यटन। तो पर्यावरणीय पर्यटन भाई हमारे देश में अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में खूब होता है। लोग जैसे अगर आप देखो पहलगाम गए थे, या कश्मीर घाटी में अगर आप देखोगे पर्यावरणीय पर्यटन हम कश्मीर में देखने जाते हैं। जो लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ घूमने फिरने जाते हैं, क्या कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में जो लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, क्या देखने जाए भाई, पर्यावरण को ही देखने जाता है, वही है पर्यावरणीय पर्यटन। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो कि हम लोग भाई दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं, या आप केरल घूमने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं, यहां पर झील है, झरने हैं, नदी है, पहाड़ हैं, या कह सकते हैं यहां की प्राकृतिक सुंदरता को हम देखने जा रहे हो। ठीक है, जो प्राकृतिक सुंदरता है उस प्राकृतिक सुंदरता को आप लोग भैया निहारने जा रहे हैं, वही होता है जी पर्यावरणीय पर्यटन। ठीक है, और पर्यावरणीय पर्यटन भाई, पर्यावरण रहेगा तो भाई तो पर्यावरणीय पर्यटन होगा। तो पर्यावरणीय पर्यटन कौन कौन सा, तो भारत में पर्यावरणीय पर्यटन क्या है, तो पर्यावरणीय पर्यटन क्या होता है आप लोग आसानी से समझ गए। तो भाई भारत में कौन कौन से पर्यावरणीय पर्यटन है जो जहां पर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, और भारत में वो पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में वो विकसित भी हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मैं बताऊं भाई नागालैंड, भारत में पर्यावरणीय पर्यटन कौन है, तो भाई नागालैंड कह सकते हो कि पर्यावरणीय पर्यटन है। यहां नागा गांव में खेत से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जिनको लोग पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में देखने जाते हैं। ठीक है, नागालैंड में भैया जैसे मान लो सार्वजनिक सेवा जैसे शिक्षा, जल, सड़क, वन, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाओं के जरिए राज्य सरकार भागीदारी निभा रही है। तो नागालैंड एक पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर लोग पर्यावरण को भाई देखने खूब जा रहे हैं। नागालैंड जो हमारे देश यानी देश में एक स्टेट है जो कह सकते हो, वहां पर लोग भाई घूमने फिरने जाते हैं। दूसरा खोनोमा गांव का पर्यावरणीय पर्यटन। खोनोमा गांव पर्यावरणीय पर्यटन से बहुत बड़ा है। ग्राम परिषद इस विचार के तथ्य में लकड़ी काटने और शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ पर लोग भैया कह सकते कि जंगलों को देखने जाते हैं। ठीक है, और जंगली चीजों को देखने जाते हैं। एक प्रकार से ये भी बहुत बड़ा पर्यावरणीय पर्यटन है, यानी जैसे जंगल को देखने जा रहे हैं और जंगली जीव जंतुओं को देखने जाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो वहां पर लकड़ी काटने पर या जानवरों का शिकार करने पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी एक प्रकार का कह सकते हैं बहुत बड़ा पर्यावरणीय पर्यटन है। अमूर फलकान संरक्षण। हर साल साइबेरिया में अमूर फलकान यानी बीज की एक प्रजाति की बड़ी संख्या में अफ्रीका के लिए जाने के लिए रास्ते में नागालैंड राज्य में रुक जाती है। यह भी पर्यावरणीय काफी बड़ा पर्यटन है। नागालैंड में भी अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर एडवेंचर करने के लोग खूब जाते हैं। यह भी क्या है, पर्यावरणीय पर्यटन। यहाँ पर भी कह सकते हो कि एक प्रकार से जानवरों का जो शिकार किया जाता है उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा पर्यावरणीय। वन्य जीव पर्यटन, भाई जैसे मान लो हम लोग कोई वन्य जीव स्थल में, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां पर अगर देखने जाते हैं, वह भी क्या भैया पर्यावरणीय पर्यटन है। जैसे बाघ को लेकर के कोई रिजर्व पार्क है, या तेंदुए को लेकर के, या हिरण को लेकर के, हाथी को लेकर के,
शेर को लेकर के, चीते को लेकर के अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों को भी अगर आप देखने जा रहे हैं तो भी क्या भैया पर्यावरणीय पर्यटन है, यानी आप पर्यावरण में जीव जंतुओं को देखने जा रहे हैं, इस प्रकार की चीजों को देखने जा रहे हैं ना, तो ये भी क्या होता है पर्यावरणीय पर्यटन में वन्य जीव को अगर आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पर्यावरणीय पर्यटन की बात करूं, भाई केरल जो है वो भी बहुत बड़ा पर्यावरणीय पर्यटन है। केरल में अगर आप देखेंगे जो शांत घाटी है उसको भी भाई लोग खूब देखने जाते हैं। वहां पर अगर आप देखो लोग जाकर के भैया पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, बंजी जंपिंग वंपिंग करते हैं, पर्वतारोही होते हैं, लोग पक्षियों को देखने जाते हैं, या कहते हो पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं। इस प्रकार से अगर भैया आप लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो क्या है, ये पर्यावरणीय पर्यटन। जैसे केरल में अगर आप देखोगे तो लोग समुद्री तटों को, पहाड़ी क्षेत्रों को, वन्यजीव अभ्यारण्य को बड़ी संख्या में लोग देखने जाते हैं। तो केरल जो है यह भी मोटे तौर से अगर आप देखेंगे तो भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय पर्यटन है। जैसे अगर आप देखेंगे टाइगर रिजर्व पार्क, भाई शेर को लेकर के भी हमारे देश में कई सारे रिजर्व पार्क बने हैं, उनको भी अगर आप लोग देखोगे तो बड़ी संख्या में लोग भाई देखने जा रहे हैं। यह भी क्या है पर्यावरणीय पर्यटन है। जैसे हाथी अभ्यारण्य है, शेर अभ्यारण्य है, तो वन्य जीव अभ्यारण्यों को भी अगर आप देखने जा रहे हैं तो ये भी क्या है पर्यावरणीय पर्यटन है। ठीक है, जैसे असम में है बहुत सारा पर्यावरणीय पर्यटन लोग करने जाते हैं, वहां पर अभ्यारण्य है, मधुमक्खी है, या कह सकते कि भाई हाथी को लेकर के है, भालू को लेकर के है। इस प्रकार से कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य बने जहां पर जानवरों को संरक्षण दिया गया है। जैसे हम चिड़िया उड़िया घर देखने जा रहे हैं ना, तो वहां पर भैया एक ही जानवर है, ये भी क्या पर्यावरणीय पर्यटन है एक प्रकार से। जैसे मान लो आप लोग चिड़िया घर देखने जाते हो ना, तो भी पर्यावरणीय पर्यटन है, लेकिन वहां पर चिड़ियाघर में कह सकते हो उनको जबरदस्ती वहां पर रखा गया, लेकिन कह सकते हो, लेकिन वह भी एक प्रकार का पर्यावरणीय पर्यटन है। जैसे भाई आप लोग खेत खलिहान देखने जा रहे हो कहीं पर, जैसे मान लो जीव जंतु देखने जा रहे हो, या कहीं सूर्य निकलता है तो भी सबसे पहले वही निकलता है, तो हम सूर्य को देख कि सूर्य कैसे निकलता है उसको देखने जा रहे हैं, या हम कोई जंगल वंगल देखने जा रहे हैं, जंगल सफारी करने जा रहे हैं। ठीक है, बंजी जंपिंग वंपिंग जो होता है, जंगल सफारी जो होता है, इस प्रकार का जो भी पर्यटन हो रहा है, इस प्रकार का जो भी घूमना फिरना हो रहा है, सब क्या आता है जी पर्यावरणीय पर्यटन में ही आता है। समझो, गुजरात में भी भैया बड़ी संख्या में पर्यावरणीय पर्यटन, जैसे हम एशियाई शेरों को देखने जाते हैं, जैसे गिर में शेरों को देखने जाते हैं। अगर आप देखोगे तो भाई हम बड़ी संख्या में जो गुजरात में रेगिस्तान है, ठीक है, उस रेगिस्तान को भी लोग देखने जा रहे हैं। धौलावीरा और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को लोग जो देखने जा रहे हैं, वह भी क्या है एक प्रकार से पर्यावरणीय पर्यटन है। तो गुजरात में भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में वहां पर भी पर्यावरणीय पर्यटन है। जैसे जंगली गधा देखने जाते हैं, एशियाई शेर देखने जाते हैं, मृग यानी हिरण देखने लोग जा रहे हैं, तो ये भी क्या है गुजरात में भी अगर आप देखेंगे तो काफी पर्यावरणीय पर्यटन का वहां पर भी विकास हो चुका है। अगर आप देखेंगे जैसे कच्छ के रण को देखने जाते हैं, यानी रेगिस्तान का इलाका है, यह भी पर्यावरणीय पर्यटन है। कच्छ का रण, गिर में कह सकते हैं भैया शेरों को संरक्षण दिया गया, गिर एशियाई शेरों का एकमात्र घर, वहां शेर देखने जाते हैं, यह भी पर्यावरणीय पर्यटन है, गिर गुजरात में है। डींग जिले में पर्यावरणीय पर्यटन, जैसे वहां पर भील, कोंकण या इस जिले में कुछ जनजातियां रहती हैं, उनको देखने जा रहे हैं, जंगलों को देखने जा रहे हैं, तो ये भी गुजरात में भी पर्यावरणीय पर्यटन है। असम में भी भैया पर्यावरणीय पर्यटन बहुत है, जैसे चाय के बागान हैं, सांस्कृतिक उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य है, जीव अभ्यारण्य है, उनको भी हम देखने जाए तो असम में भी अगर आप देखेंगे काफी संख्या में पर्यावरणीय केंद्र हैं, क्योंकि असम की बात करें तो वहां पर भी भैया पेड़ पौधे जीव जंतु काफी मात्रा में है, वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है, तो हम लोग उनको देखने जा रहे हैं। ये भी जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानसा राष्ट्रीय उद्यान है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यानों को अगर आप लोग देखने, जैसे काजीरंगा जो है, तो काजीरंगा में अगर आप देखेंगे वनस्पति जीव जंतु को लोग देखने जाते हैं। मानसा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो खास तौर से हम दुर्लभ प्रजातियों को और दुर्लभ जीव जंतु को देखने जा रहे हैं, तो ये भी क्या है एक प्रकार का पर्यावरणीय पर्यटन ही है। तो खास तौर से पर्यावरणीय पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में मैं जरूर कह सकता हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये बात आप लोग याद जरूर लिखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई, ये आखिरी चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा,
पर्यटन मानव विज्ञान में नई दिशाएं, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण और समकालीन पर्यटन और सतत विकास। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, वैश्वीकरण, समकालीन पर्यटन और सतत विकास। देखो आज दुनिया में भैया वैश्वीकरण हो गया है कि भाई एक देश का आदमी दूसरे देश में आराम से जा सकता है। तो अगर आप देखोगे आज पूरी वर्ल्ड में, अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में देखोगे कि वैश्वीकरण हो जाने से पर्यटन को खूब ज्यादा बढ़ावा मिला है ना। पहले भाई अगर आप देखोगे तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश में आसानी से व्यापार कर सकता है, एक देश से हम दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं, यानी पूरी दुनिया एक कह सकते हैं एक छत के नीचे आ गई है, जिसको कह सकते हैं वैश्वीकरण। यानी आप कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए आसानी से जा सकते हैं। ये अब इस प्रकार से हो गया, खास से 1991 में 1991 में क्या हुआ था, वैश्वीकरण हुआ था। वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब यही होता है कि अब पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है, ओपन मार्केट है, यानी खुला बाजार है। कहीं पर भी कोई भी जाकर के अपना व्यापार कर सकता है, कहीं जाकर के कोई भी अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई भी जाकर के कहीं अपनी कंपनी लगा सकता है। अब वैश्वीकरण हो जाने से क्या हो गया है कि आप कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए आसानी से जा सकते हैं। पहले जो था बहुत जगह पर जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा परमिशन थी, कई बार हम लोग जा भी नहीं पाते थे। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण हो गया, तब से कह सकते कि जो पर्यटन है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। आज पर्यटन की अगर आप बात करें तो पर्यटन वैश्वीकरण हो जाने से उसको बहुत फायदा मिला है, क्योंकि आज घूमने फिरने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या क्या भैया लगातार बढ़ रही वैश्वीकरण हो जाने से। और आज जो पर्यटन है एक प्रकार से कह सकते एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, पैसा भी कमाने का बहुत बड़ा साधन हो गया है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था यानी उस देश में जो सारी कमाई है, लोग वहां उनके यहाँ घूमने फिरने आ रहे हैं, उसी से पूरी उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, पूरा जीडीपी उसी से उनका चल रहा है। तो आज वैश्वीकरण हो जाने से घूमने फिरना पहले की अपेक्षा कह सकते कि बहुत ज्यादा आसान हो गया है। कि जैसे मान लो आज अगर आपको अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं पर भी अगर आपको घूमने फिरने जाना है, या अगर आप कई सारे देश जैसे गल्फ कंट्री जाना है, आपको सऊदी अरेबिया जाना है, आपको पाकिस्तान जैसे आपको नेपाल जाना है, भूटान जाना है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं और आसानी से घूम फिर सकते हैं। आज वैश्वीकरण हो जाने से कह सकते हैं कि आज पर्यटन को बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा सतत विकास। सतत विकास का सिंपल सा मतलब होता है कि आज के जो संसाधन हैं, आज की पीढ़ी तो यूज कर रही, आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों का यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, सतत विकास। तो सतत विकास के दौर में और आज इस पर्यटन के दौर में अगर आप देखेंगे तो पर्यटन को खूब ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है 90 के दौर के बाद, यानी 1990। दूसरा इंटरनेट आ जाने से अगर आप देखेंगे, इंटरनेट से भी कह सकते हैं कि पर्यटन को बहुत ज्यादा भाई फायदा हो रहा। देखो अगर आज हम लोगों को कहीं पर घूमने फिरने जाना होता है तो भाई हम तुरंत ही इंटरनेट पर देख लेते हैं वहां पर क्या घूमने की चीजें हैं, क्या टहलने की चीजें हैं, हम कहां पर रुकेंगे, क्या खाएंगे। आज इंटरनेट पर जाकर के कहीं का वीडियो देख सकते हो और आपका पता चल जाएगा वहां घूमने फिरने जाना कि नहीं जाना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इंटरनेट के बढ़ने से कह सकते कि पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटन को कह सकते इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के आने से और वैश्वीकरण हो जाने से कह सकते हो उसका सबसे ज्यादा लाभ पर्यटन को, क्षेत्र को खूब ज्यादा बढ़ावा मिला। इससे लोग भाई खूब ज्यादा घूमने फिरने आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सिंपल सी बात करूं, जैसे मान लो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, घूमने जाना है, तो भाई आप इंटरनेट पर ऑस्ट्रेलिया की सभी चीजें देख सकते हैं, वहां पर्यटन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आसानी से इंटरनेट पर जाकर के कोई भी जानकारी ली जा सकती है और फिर हम लोग वहां पर भाई घूमने फिरने जाते हैं। तो इससे इंटरनेट से कह सकते हैं कि पर्यटन में आज के समय वैश्वीकरण हो जाने से इसको बहुत ज्यादा भाई बढ़ावा मिल रहा। अगर आप देखेंगे पर्यटन आसान हो गया पहले की अपेक्षा। कहीं पर भी अगर आप जाना तो आप टिकट आराम से बुक कर सकते हैं, प्लेन में आराम से आपको टिकट मिल जाती है, सारी जानकारियां आराम से मिल जाती है। आज पहले की अपेक्षा घूमना फिरना कह सकते हैं कि जब से इंटरनेट आया है, जब से टेक्नोलॉजी आई, जब से वैश्वीकरण हो गया है, तब से कह सकते हैं कि घूमना फिरना पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा आसान हो गया है। भाई पहला तो बड़ा मुश्किल होता था, टिकट उकट करवाना और जाना पड़ता था और कहीं के बारे में जानकारी मिलना बहुत मुश्किल था। आज तो कह सकते जानकारियां मिलना बहुत आसान है। पहले तो लोग भाई किताब उताब पढ़ते थे, जैसे कोई घूमने फिरना गया, उसने कोई किताब लिखी है, उसको पढ़ करके जानकारी इकट्ठा करते थे। लेकिन आज इंटरनेट का जो दौर है, उस इंटरनेट के दौर में कह सकते कि भाई घूमना फिरना आसान हो गया, क्योंकि कहीं की जानकारी ले लो और आराम से जाकर के वहां पर घूम फिर सकते हो। वहां कैसे जाना, कैसे आना, कैसे खाना, कैसे रहना है। आज टेक्नोलॉजी जो वो क्या कर रही, पर्यटन को खूब ज्यादा बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम लोग बात करें
दूसरा, आज सूचनाओं इतनी ज्यादा सूचना हो गई, इतने ज्यादा सूचनाएं हो गई हैं, इससे भी कह सकते कि पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, जानकारी का भाई आज तो कह सकते हैं सूचना का दौर है, कह सकते हो कि ठीक है, इंफॉर्मेशन का एक प्रकार से कह सकते हो बाढ़ आई हुई है। तो आज कहीं की भी इंफॉर्मेशन या कहीं की भी जानकारी जो जुटाना है या इकट्ठा करना है, वो आराम से ऑनलाइन में कहीं की बारे में जानकारी खोज सकते हो, कहीं की जानकारी ले सकते हो, और वहां पर आसानी से हम भाई घूमने फिरने जा सकते हैं। आज कह सकते हैं पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। आज ट्रेवल एजेंट हैं, ट्रेवल एजेंसियां हैं जो घूमने फिरने में भाई कह सकते हैं आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं वैश्वीकरण हो जाने से, और कह सकते हैं इंटरनेट के दौर में पर्यटन जो है आज के समय में बहुत ज्यादा, और आज पर्यटन कह सकते हैं कि एक उद्योग के रूप में, एक इंडस्ट्री के रूप में, और कह सकते हैं कि ये बहुत फायदेमंद है। अगर आप देखेंगे कई सारे देशों की, जैसे मैंने बोला आज पर्यटन योजना बनाना का आप अच्छे से उसका प्रबंधन कर सकते हैं, अच्छे से मैनेजमेंट चला सकते हैं। भाई आपको ट्रेवल एजेंसी में जाकर के बता दो कि मुझे फलाने देश जाना, वो आपका टिकट होटल सब बुक करके दे देगा। पहले ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो चीजें, इस प्रकार का जो काम है वो होना क्या है, बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो एक खास से काफी इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण और सतत विकास, और वैश्वीकरण और पर्यटन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, करवाए हैं, इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पेपर आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई 50 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, मात्र 2 घंटे का पेपर है, 50 नंबर का एग्जाम है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 2-2.5 पेज लिखिएगा, 2 से 3 पेज, कम से कम 2 पेज, ज्यादा ज्यादा 3 पेज, क्योंकि 2 ही घंटे का एग्जाम होता है ना, 2 आवर्स का एग्जाम है 2 घंटे का। तो 2 घंटे क्या है, कई बार बड़ी जल्दी निकल जाते हैं और हम लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और जितना मैंने पढ़ा इतना अगर आप लोग आसानी से पढ़ के जाएंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि 30 से 40 नंबर, 50 में से यानी 30 से 40 नंबर आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अगर आप अच्छा खासा लिख करके आएंगे, और ठीक ठाक अगर आप लिख करके आएंगे, 2.5-3 पेज अगर आप लिखेंगे हर, क्योंकि 5 क्वेश्चन को, और अच्छे से हेडिंग वेडिंग बना करके लिखिएगा, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स भी आपको बेस्ट ही मिलेगा। बाकी बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में। ठीक।